आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान साधना और ब्रह्मज्ञान की टीम आप सभी का दिल से अभिनंदन करते हुए स्वागत करती है। सर्वप्रथम हम अपने पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, डिवाइन के सारे सोल्स, सारे एंजल्स और डिफरेंट डायमेंशंस में जितने भी ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स हैं उन सब का आह्वान करते हुए, नमन करते हुए आज का ये सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और ध्यान साधना और ब्रह्मज्ञान की टीम आज हमारे बीच संजू मैम आ चुकी हैं जो चंडीगढ़ से हैं। उनका दिल से अभिनंदन करते हुए, नमन करते हुए स्वागत करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम आइए, एक ध्यानी का सफरनामा क्या है और अपनी कहानी अपनी जुबानी सबको सुनाइए। प्लीज, मोस्ट वेलकम मैम, आज का सेशन शुरू करिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मैं सबसे पहले महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए ब्रह्म ऋषि पत्री सर, लॉर्ड बुद्धा, ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर एंड ऑल डिवाइन मास्टर्स, सभी की उपस्थिति में छोटी सी एक अपना सफर, जो मेरा छोटा सा है सफर, मैं वो आप सबको बताना चाहूंगी। मास्टर्स, सबसे पहले तो मैं आशीष सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मेरा भी सफर कुछ तो काम करेगा ध्यानियों के लिए। क्योंकि दोस्तों, जब हमें कोई राह पे चलना होता है तो जब तक पता ना हो तो हमें उसको चूज करने में बहुत मुश्किलें आती हैं। तो मेरी यात्रा जो थी वो शुरुआत तो कह सकते हैं कि हमने हेल्थ इश्यूज मेरे बहुत थे, बहुत हेल्थ इश्यूज थे, जिसके लिए मैं बचपन से ही सफर कर रही थी। और परिवार मेरा, मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से। तो मेरा क्या था कि जैसे गांव में हम पले बढ़े उस टाइम पे, बचपन में, तो मैं 6 मंथ की थी तब से मुझे अल्सर था। तो जब अल्सर था तो वो मुझे 13 इयर्स तक रहा। मैंने जितना भी अपने आप को उस बचपन को जब भी याद करती हूँ तो मुझे कोई भी एक ऐसी मेमोरी नहीं है जिसमें मेरे आंसू ना निकलते हों। लेकिन मेरे माँ बाप ने जो भी मेरे लिए किया, जितना कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन फिर भी मैंने वो 13-14 साल मैंने वो सफर किए। धीरे धीरे कोई एक हमारी मम्मी को कोई गुरु मिली। उन्होंने कुछ बताया कि आप बेटी के साथ में थोड़ा सा इस तरह का पूजा पाठ कराएं या ध्यान कराएं या जागरण करें या माता शक्ति की आप कुछ भी आप ऐसा करो। तो मुझे वो जो मास्टर थे उनकी एनर्जी से जब मैं कनेक्ट हुई तो मेरी हेल्थ में काफी सुधार हुआ। मैंने धीरे धीरे अपने आप को संभालने लगी थी। उस टाइम पर 9th-10th में थी, मेरे एजुकेशन पे बहुत असर पड़ता था उसका। तो मैंने क्या किया कि जब थोड़ा सा मुझे मेरी हेल्थ इश्यूज जब थोड़े से ठीक होने लगे, मैं बोलने लगी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था और बड़े अच्छे अच्छे शब्द मुझे आते थे। उससे पहले मैं मौन ही रहती थी ज्यादातर, क्योंकि आंखों से देखना और इशारों से मुझे बताना ये मेरा एक हॉबी बन गई थी कि मैं अपने सामने वाले की आंखों से ही जानती थी कि ये मुझे क्या कहना चाह रहे हैं, या उनको सुन लेती थी। और मैं अपना बताने के लिए भी मुझे एक्सप्रेशन अपनी आंखों से या अपनी सहमति गर्दन से या ना, ऐसे करके मुझे करना पड़ता था। मुझे मूक बधिर की भाषा समझ में आने लगी थी धीरे धीरे। पहले एक न्यूज चैनल दूरदर्शन पे मूक बधिर का आता था, तो मैं सोचती थी कि ये किसके लिए बना है, ऐसे थोड़ी कोई समझ पाता है। लेकिन जब वो मैंने बड़ी हुई और मैंने वो एक्सपीरियंसेस किए और बाद में मैंने उसके ऊपर सोचा, यार ये तो रियली हम लोगों के लिए ही बना था कि हम इशारे से अपनी बात उनको समझाते थे। धीरे धीरे मैंने 9th-10th की, मेरे मम्मी पापा को जल्दी लगी कि चलो अब बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक है तो इसकी शादी कर देते हैं। शादी भी एक सफर ही था। शहर में मैं पली बड़ी थी क्योंकि मेरे पिताजी जो थे आर्मी में थे। तो उनको लगा कि बेटी की शादी कर दो, नहीं तो गांव में इसको थोड़ा मुश्किल होगा मुझे इसे संभालना बच्चे को। उन्होंने शादी भी मेरी 15+ में कर दी। लेकिन उस टाइम पे मैं
अल्सर से थोड़ा जूझ तो रही थी, लेकिन थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिलने लगा था, कम होता था, पहले ज्यादा था कि हर समय रहता था पहले, फिर धीरे धीरे मेरे को 3 मंथ में 4 मंथ में ऐसे फिर से वही मेरा नीचे से लेके ऊपर तक पूरा अल्सर, मैं बोल नहीं पाती थी, मेरे होंठ सूजे हुए, मतलब बहुत ही ऐसा था। माइग्रेन भी था साथ में मुझे उस बचपन से ही। तो ऐसी मेडिकल हिस्ट्री लेके मैं पली बड़ी। धीरे धीरे फिर मैं इन लॉज के यहाँ आई, थोड़ा बोलने लगी थी, मन में चाव था कि मैं भी कुछ बोलूं, लेकिन हमारे यहाँ घूंघट होता है, तो सास ससुर और इन जो भी हमारे परिवार के थे सभी लोग कहते थे कि बहुएं बोलती नहीं है। बस मेरे मुंह पे फिर ताला लग गया। पढ़ती थी, मन में रखती थी, लेकिन बोल नहीं सकती थी। ये मेरा एक बहुत ही विडंबना थी मेरे अंदर। तो मैंने कुछ नॉवेल्स पढ़नी शुरू की। तो उस टाइम पे मेरी जो नॉवेल्स थी, तो इसी तरह की होती थी कि हाँ, कोई मुझे एक मोटिवेट मिले, मैं किस तरह खड़ी हो पाऊं, अपने आप को किस तरह बूस्ट करूं। लेकिन धीरे धीरे मैं उनसे मुझे कुछ कुछ सवाल मिलते थे, और मैं उससे अपनी जिंदगी चला रही थी। हॉबीज में एक्टिव बहुत थी, कबड्डी खेलना और खो खो खेलना, वॉलीबॉल खेलना, बैडमिंटन, मतलब बहुत एक्टिव थी, एनर्जी बहुत थी, लेकिन बस बोलने के लिए मैं परेशान रहती थी, और हेल्थ इश्यूज तो थे ही। धीरे धीरे फिर मेरी शादी हुई, तो मेरे 4 साल बाद बच्चे भी हुए, तो बच्चों को भी मैंने गांव में ही रह के पाला। थोड़ा कुछ दिन के लिए मेरे हस्बैंड जो है वो भी डिफेंस में थे, हैं मतलब अभी भी। तो उन्होंने भी मुझे गांव में ही छोड़ा, मैं 11 साल तक फिर गांव में ही रही। गांव का सफर जो था, चूल्हा चौका हमारे यहाँ और घूंघट पर्दा, बहुत मुश्किल था, बोलना बिल्कुल बंद था। सिर्फ किताबें मेरी सहेली थी, और उन्हीं से ही मैं अपना मन बांटती थी, अपने क्वेश्चंस के आंसर लेती थी। तो मैंने कुछ टाइम तक हेल्थ को मैंने थोड़ा-सा बहुत अच्छे से जी लिया था कि ससुराल में, और 11-12 साल तक मैंने बहुत अच्छे से जिया। धीरे-धीरे 32 तक, मतलब मैं 16 से और 32 तक इतने ही साल में ठीक-ठाक रही। मतलब अपने आप को बैलेंस हेल्थ में मैंने पाया। 32 के बाद में मेरे को फिर हेल्थ इश्यूज़ आने लगे। माइग्रेन का अटैक बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, और मैं ब्यूटिशियन थी, तो मैंने बहुत काम करती थी, बहुत हार्ड वर्क करती थी। तो मैंने कहा कि चलो ये मेरी हॉबी है, तो कुछ अर्निंग्स करते हैं। लेकिन उसी बीच में मैंने जो 15 साल अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम किया, ट्यूशन्स पढ़ाना, ये करना, तो ऐसे करके मैं मतलब काफ़ी एक्टिव रही, हेल्थ इश्यूज़ के बावजूद भी। माइग्रेन होता था, कोई बात नहीं, लड़ लेंगे। धीरे-धीरे फिर 32 से 36 आते-आते फिर और चैलेंजेस बढ़ गए हेल्थ के। मैं 32 में मेरा एक्सीडेंट हुआ। ये मेरा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब मेरे पैर का एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें मेरे को 22 टाँके आए, राइट पैर में। तो जब उसमें टाँके आए, तो उसने क्या किया कि एक मेरी स्टिच जो थी, पता नहीं कैसे वो वहाँ हर समय मुझे साइटिका का एक पेन बना के रखता था, और उस टाँके पे मुझे वो पेन होता था। वो मैंने 20 साल तक झेला। मतलब अभी मैं वो बताती हूँ अगले स्टेप में। जब मैंने वो झेला, उसका पेन जो था वो ऐसा था कि खड़ी होती थी, पैर जैसे ड्राइविंग कर रही हूँ, स्कूटी में पैर रखा, और मेरा पैर नीचे के नीचे रह जाती थी, चप्पलें नीचे रह जाती थी, और मैं पैर, मेरे को पता ही नहीं था कि पैर मेरा कहाँ है। कई बार मैं खड़े-खड़े गिर भी जाती थी। जैसे कभी कहीं जा रही हूँ, जाते-जाते एकदम से लगता था कि मैं गड्ढे में गिर गई हूँ। तो इस तरह करते-करते जब मैंने आगे बढ़ने लगी, तो एक दिन मैं हस्बैंड को बोली कि मेरा एक बार फिर से टेस्ट कराओ, शायद ये स्टिचिंग में कुछ तो प्रॉब्लम है। हस्बैंड लोग ऑफिस वाले थे, तो बोलते ठीक है, अब जाएँगे, अब जाएँगे। नहीं हो पाया। चलिए, वहाँ से फिर मैंने जैसे भी अपने आप को सफ़र करती रही, पैर को मैं सहती रही और माइग्रेन को सहती रही। फिर धीरे-धीरे मुझे सर्वाइकल का भी बहुत बड़ा इश्यू आ गया। सर्वाइकल का जैसे ही आया, उसके धीरे-धीरे मैं फिर मुझे मेनोपॉज़ का भी आ गया, जब मैं 36 की थी। क्योंकि स्ट्रेस मुझे बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा मुझे मतलब कुछ भी बात थी जो मेरे अंदर रहती थी, मैं उसे कभी निकाल ही नहीं पाती थी, तो स्ट्रेस तो होना ही था। डिप्रेशन भी उसी से आया, नींद मुझे बिल्कुल नहीं आने लगी, बिल्कुल बंद हो गई थी नींद। मैं दिन-रात ऐसे ही जागती थी, खुली आँखों से। सब सो रहे होते थे और मैं उनको सिर्फ़ निहार रही होती थी। तो मैंने कहा कि चलिए देखते हैं क्या होता है, आगे कुछ तो स रास्ता निकलेगा ज़िंदगी में। तो इसी तरह मैंने सफ़र किए, 36 से मैंने 48, यानी कि 10 साल जो मैंने सफ़र किए हेल्थ इश्यूज़ के। इसी बीच में मेरा एक बार मैं एक्सीडेंट फिर हुआ, मेरी टेल बोन टूट गई, और उसका ऑपरेशन बोला। मैं बैठ नहीं पाती थी, सीट पे नहीं बैठ पाती थी।
और झुक नहीं पाती थी, नीचे बैठ नहीं, मतलब कुकड़ू नहीं बैठ पाती थी, और यूरिन इन्फेक्शन, हाथ पैरों में जलन, ऐसे, मतलब मुझे तो आज ऐसा लगता है कि वो शायद मुझे बहुत कुछ सिखाने के लिए ही मिल रहे थे। तो मैंने जैसे वो धीरे-धीरे मैं उस फ़ेज़ में जब चल रही थी, तो जो 10 साल थे, डॉक्टरों को मेरे हस्बैंड दिखाते थे कि चलो तुम्हारे डॉक्टर को दिखाते हैं। तो एक डॉक्टर, पहले तो एमबीबीएस, फिर स्पेशलिस्ट, फिर और स्पेशलिस्ट, फिर न्यूरोसर्जन, पैर के लिए गए तो भई हड्डी की कमी है, कमज़ोरी है, फिर नर्व्स की प्रॉब्लम आने लगी। धीरे ऐसा बैक स्पेस से मैंने कभी सोचा ही नहीं था, कभी-कभी तो लगता था ये जीवन मेरा किस लिए बना है? क्या मैं यही सहने के लिए आई हूँ और कब तक सहूँगी? इसी बीच में मुझे 2-3 बार पैरालाइज़ अटैक भी आए। वो पैरालाइज़ अटैक भी मैंने अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से, नहीं, तुझे कुछ नहीं हो सकता, अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे बच्चों का क्या होगा? ये मेरा स्ट्रॉन्ग था मन में, सॉरी ये आँख में। तो मैंने कहा कि नहीं, इसको मैं बुला नहीं सकती, चाहे कितना भी मुझे स्ट्रेस है या मुझे नींद नहीं आ रही है, लेकिन मैं अपने आप को खड़ा करूँगी। मैंने धीरे-धीरे रास्ते ढूँढे, बहुत डॉक्टरों के पास में गई, लास्ट में मुझे मेरे ब्रदर थे, उन्होंने बोला कि आप नेचुरोपैथी के पास भी जाओ। आप सारे स्पेशलिस्टों से थक रही हो, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, ये। तो मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर थे एक, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया 2 दिन। तीसरे दिन जब मैं गई तो मेरी फिर हालत ख़राब, मतलब मैं गई तो इलाज के लिए थी, और ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे फिर से अल्सर की शिकायत हो गई और मेरा मुँह पूरा पूरा एकदम से, मैं कुछ पानी पीना कुछ भी नहीं हो पा रहा था। हस्बैंड बोले कि तुम पता नहीं जो जहाँ कहता है तुम वहीं चल देती हो, तो ऐसा करो कि अब तुम चुपचाप घर में बैठो। मैं देखता हूँ जैसा भी होगा। कोई ऑपरेशन बता रहा था, L4 L5 का भी मेरा बहुत बड़ा इश्यू हो गया था। तो वहाँ पे भी मेरे को 24 आवर्स एक बॉल की तरह एक जगह थी यहाँ पे बैक में, तो वहाँ मेरे को पेन रहता था 24 घंटा, हर साँस के साथ में मुझे दर्द रहता था। तो दिन के 2:30 बजे और रात के 2:30 बजे, तो मैं बिस्तर, मतलब मुझे लेटना मेरे लिए श्राप था। मैं बिस्तर पे लेटते ही बराबर मैं चीखें मार के उठ के बैठ जाती थी। चाहे मैं 10 बजे सोऊँ या 11 बजे सोऊँ, लेकिन डेढ़ 2 के बाद में मेरे को धीरे-धीरे हलचल होती थी मेरे पेन में, L4 L5 में, और मैं उठ के बैठ जाती थी। इतना मेरे को जलन और पेन। तो धीरे-धीरे फिर मैंने कहा कि चलो हस्बैंड को इनकी ड्यूटी, इनकी वो शेड्यूल खराब ना हो, तो मैं बैठ जाती थी और आके मैं बाहर आ गई। इसी तरह मैं बहुत कुछ, मैं अपने आप को सफ़र करती जा रही थी। जब यहाँ पे नेचुरोपैथी जब मैं आई, तो उन्होंने भी यही बताया कि आप ना अब ये सब छोड़ दो। मैं शॉक्ड थी। देखिए डॉक्टर ऐसे कैसे कह सकता है कि अब आपका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, अब आप ये सब छोड़ के इधर जाइए। उन्होंने एक पेपर पे लिया और मुझे एक स्लिप दे दी। मैं कहा ठीक है। घर आई, बेटे से बोला, बेटा ऐसे-ऐसे बात है। मैंने जब उसको खोला तो उसमें लिखा था विपाशना मेडिटेशन सेंटर। मैंने पहली बार सुना था। ध्यान में सुन रही थी क्योंकि ध्यान मैं खुद ही कर रही थी। जब मैं मेरी हेल्थ इश्यूज़ इतने थे तो मैं बोलती तो थी ही नहीं किसी से। तो मैं आपने जब भी कहीं भी बैठती थी तो सिर्फ़ आँखें बंद और चुपचाप अपना ध्यान, अपनी साँसों को ही देखती थी। मैं कहा तुम देखो क्या करते हो? फिर मैंने बेटे को बोला बेटा ये क्या है? थोड़ा-सा मुझे बताओ। तो बेटा बोला मम्मी आप नहीं कर पाओगी, आप रहने दो। मैं कहा क्यों? तो बोलती कि नहीं ये 9 दिन का यहाँ पे मौन है और किसी को बोलना नहीं है, फ़ोन बंद हो जाएँगे आपके। आपका कोई भी ऐसा हम किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाओगी, आई कॉन्टैक्ट करना मना है, और वहाँ पे जो आचार्य होंगे वो भी आपसे सिर्फ़ एक ही क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद में वो भी आपको कुछ नहीं पूछने वाले, ना आपको देखने वाले। मैं तो उस टाइम पे यही सोच रही थी कि क्या करूँ? बेटा मेरा बार-बार एक ही बात बोल रहा था, बोला मम्मी रहने दो। लास्टली मैंने कहा कि नहीं बेटा, जब जीवन से हार रही हूँ तो अब मुझे खड़े तो होने दो। अगर एक उम्मीद दी है मुझे एक डॉक्टर ने, तो मुझे बढ़ने दो प्लीज़। मेरे को कोई बात नहीं, मैं 9 दिन की कारागार झेल लेती हूँ, जब ज़िंदगी की कारागार झेल रही हूँ तो। ठीक है, बेटा ने फिर फॉर्म भरा। अब फॉर्म भरा तो उसमें जब उन्होंने सबसे लास्ट में एक आता है कि यदि कोई आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, तो आप उसे बताएँ। मैंने कहा ठीक है। मेरी मेडिकल हिस्ट्री बेटे ने बोला मम्मी क्या-क्या भरूँ? तो उसने जो भी लिस्ट थी, माइग्रेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, L4, L5, बीपी हाई, लो, शूट होता था, इतना होता था कि मैं इमरजेंसी में, मेरे यहाँ एम्बुलेंस आती थी और मैं उसी में डाल के मेरा बेटा या बच्ची लेके जाते थे और हॉस्पिटल में मुझे पटक देते थे। तो डॉक्टर कहता था कि क्या हुआ? तो बोले भई ये नहीं बता सकती क्योंकि इसको खुद को ही नहीं पता कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, उल्टियाँ और बीपी शूट।
बेटे ने कहा कि ठीक है मम्मी, मैं आपका फॉर्म भर देता हूँ। जब उसने डिजीज में वो लिस्ट पूरा भरने लगा, लास्ट में मेरा बेटा बोलता है, बोला मम्मी इतनी बड़ी लिस्ट को देख के सेंटर वाले तो आपको मना ही कर देंगे। मैंने कहा क्यों? तो बोलते कि इतनी सारी डिजीज के साथ में अगर सोचिए, अगर आपको वहाँ कुछ हो जाता है, आपका बीपी शूट हो गया, आप जब वहाँ काम करोगी कोई बात भी नहीं करेगा तो आप कैसे करोगे? तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू जमा तो कर। और जैसे ही उसने डिपॉजिट किया तो उन्होंने कहा कि अब इनकी स्लिप भी दे दो आप, मेडिकल हिस्ट्री जो भी उन्होंने, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स थी, यूरिन का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम जो भी था। तो बेटा बोला मम्मी अब ये भी मुझे स्कैन करके देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ऐसा कर बेटा, तू सबको डिलीट कर दे, इस फॉर्म को रिजेक्ट कर दे। वो मैंने करनाल के लिए भरा था। मैं कहा ऐसा करो तुम इसे दोबारा मेरे लिए फॉर्म भर। तो उसने वो फॉर्म मेरा रिजेक्ट कर दिया और उसने दोबारा से भरा। उसमें उसने कहा मम्मी अब क्या भरना है इसमें? मैं कहा सीधे लिख दो नीचे नो डिजीज। मैंने वो फॉर्म भर के उसमें जमा कर दिया, एक्सेप्ट हो गया। घर वाले परेशान कि कह तो दिया है पापा, लेकिन आप ना विपाशना सेंटर के बिल्कुल बाहर ही रहना, आसपास में कोई भी है तो आप उनको बोल दो कि अगर इन केस इनको कोई प्रॉब्लम होती है तो इनको मदद पहुंचा दी जाएगी, या एम्बुलेंस वगैरह कुछ भी लगेगा तो। मैं कहा ठीक है। मैं वहां गई, अकेले गई थी, क्योंकि हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली और बेटा भी बोला मम्मी मेरे को एग्जाम की तैयारी करनी है। मैं उस जगह अकेले पहुंची। मेरा जुनून था क्योंकि मुझे ठीक होना था। मैंने जब वहां पे एंट्री की तो उन्होंने वहां पे भी वही सवाल किया। मुझे झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे को कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, लेकिन मैंने बोला पहली बार, क्योंकि मेरी जिंदगी में मैंने टचवुड कि गॉड ने कभी मुझे झूठ बोलने के मौके नहीं दिए। कभी भी होता था तो मैं सीधी बोलती थी हाँ ये ठीक है और यही ठीक है। मुझे इसमें ना कोई मक्खन लगाऊंगी ना मैं मलाई। कोई किसी को बुरा मानना है तो मान जाओ, लेकिन मैं यही बोलने वाली हूँ। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा बड़ा झूठ बोला, नो डिजीज। तो कोई बात नहीं, मेरे चला गया। उन्होंने रूल्स बताए कि किसी से बात नहीं करनी, मैंने पूरे फॉलो किए 9 दिन। मैं 3 दिन जो थी, मेरी जो विपाशना के अंदर जो मेरी लाइफ थी वो ऐसी हो गई थी कि मैं अंदर से ज्वाला की तरह जल रही थी। अंदर से एकदम इतनी हीट मेरे अंदर थी कि मेरे पसीने पसीने हो रहे थे, और बिल्कुल एक बहुत ही यूरिन इन्फेक्शन हो गया। और ऐसा लगता था कि मतलब मैं नहीं कर पाऊंगी वहां। तीसरे दिन मुझे, मैंने एक असिस्टेंट थी वहां पे जो हमारे आचार्य सहायिका होती हैं, उन्होंने पूछा एक बार आके मेरे से कि मैम क्या बात है? मैंने कहा मैं जल रही हूँ अंदर से। तो बोले कोई बात नहीं, जलने दीजिए। कितना जलोगी? इतने सालों से जल ही तो रही हो, कुछ दिन और जल लो। मैं कहा ठीक है। उन्होंने फिर किसी ने बताया कि आप पानी का इंटेक बढ़ा दो। तो मैं ठीक है, मैंने पानी पीना शुरू कर दिया। और जितना मैं पानी पी रही थी उतना मैं फ्रेश हो रही थी और जा रही थी, फिर बैठ रही थी। रात में भी मैं चीखे मार के अपने रूम में मैं रो रही थी, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी जो भी मेरे अंदर चल रहा था। क्योंकि वहां पे भी आना पाना सती ध्यान था, सांसों को ही देखना था, करना तो कुछ नहीं था। ना सर ने कोई मंत्र बताया, ना कोई तंत्र बताया, ना किसी, कुछ नहीं था। सिर्फ सांसों को देखने से इतना मेरे को अंदर हो रहा था, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था ऐसे कैसे इलाज हो रहा है। ये क्या है मेडिटेशन? ये कैसा ध्यान है कि सांस को देख रहे हैं और तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। सर 2-4 श्लोक बोलते थे पाली भाषा में, तो और मैं उनको सुनती थी और उसी बीच में मेरा ये सब चलता रहा। 5वें दिन मेरे साथ में फिर मेरेकल हुआ। काफी मुझे थोड़ी सी मेरी हीट कम हुई। मैं बहुत अपने आप को खुश महसूस कर रही थी कि मैंने अपने आप को बचा लिया शायद। मैं धीरे धीरे मैंने वो पूरे 9 दिन किए और मेरे अंदर चेंजेस आते गए। घर आई, घर आके उन्होंने प्रॉमिस किया था सर ने, एसएम गोइंका साहब ने, उन्होंने कहा कि जा तो रहे हो लेकिन यहाँ से जाके 3 घंटा आपको कम से कम अपने ध्यान को करना है, छोड़ना नहीं है। आना पाना सती ध्यान। घर उस टाइम पे थोड़ा यूट्यूब सस्ता हो गया था, हमारे जियो साहब आ गए थे, तो उन्होंने हमें फैसिलिटीज दे दी कि हम नेटवर्क अच्छे से यूज कर पा रहे थे। तो हमने कहा ठीक है, मैं ध्यान करने लगी। 1 घंटा डेली मैं कर रही थी अपने आप ही, क्योंकि मैं बैठ के नहीं कर पाती थी ध्यान, मैं लेट के करती थी। जो विपासना में किया तो किया, उसके बाद में जब भी घर आई तो क्योंकि मुझे L4 का इतना पेन होता था तो मैं लेट के ध्यान करने लगी। अब मेरी खोज जारी थी। मैं वहां से जब निकली तो विपासना में ही किसी ने बताया मुझे कि ठीक है अब आप रेकी आप जानती हो? मैंने कहा नहीं मैं नहीं जानती। तो बोले आप ना रेकी सीख लो, अपनी हीलिंग करना, आप जान जाओगी तो आपको काफी आराम मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं। मैंने फिर रेकी की तरफ बढ़ी। तो जब रेकी से करने लगी तो मुझे आराम तो हो रहा था, लेकिन 40%।
इतना नहीं हो पा रहा था। मैं फिर भी लड़ रही थी, मेरी खोज जा रही थी कि कुछ तो और मिलेगा जिससे कि मैं अपने आप को फ्रीली कर पाऊं। तो रेकी से धीरे धीरे मैं और एंशन की तरफ चली गई, कुछ मंत्रास चैंटिंग करके करती गई, धीरे धीरे आनापानासती ध्यान मेरा बढ़ता जा रहा था। इसी बीच मेरे को जब मैं चंडीगढ़ में थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो बोलती है कि रेकी में मुझे किसी ने बताया कि अरे तुम पीएमसी को जानती हो। मैं कहा कौन पीएमसी? अरे ऐसे ऐसे है, वो आप उन मास्टर की मैं जूम लिंक भेजती हूँ, तो आप उससे कनेक्ट हो जाओ। तो मैं फ्रेंड को बोली यार कैसे जूम, कैसे, मुझे नहीं पता ये सब इलेक्ट्रॉनिक, मुझे गजेट्स नहीं यूज करने आते हैं, क्योंकि मेरी मेमोरी भी बहुत लो हो चुकी थी। जो मैं बोलती थी तुरंत ही मैं बिल्कुल मेरा ब्रेन वॉश हो जाता था, क्योंकि सब हर समय से यही रहता था कि हाँ भाई सोना नहीं है, नींद ही नहीं आती थी, तो फिर मेरी मेमोरी भी बहुत लॉस थी। मैंने कहा यार मैं, तुम बताओगी मैं फिर भूल जाऊंगी। तो उन्होंने जूम में मेरे को ज्वाइन करना बताया, इस तरह आप ज्वाइन करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने जूम डाउनलोड किया बेटे से कह के। बेटा बोला मम्मी किस में फंस रही हो आप, कर तो रही हो विपासना। मैं कहा नहीं बेटा, अभी भी मेरे को चाहिए, कुछ तो मुझे चाहिए, क्या पता है मेरे लिए यही अच्छा हो। तो वो मेरी रेकी फ्रेंड थी, रेकी ग्रैंड मास्टर थी वो, उन्होंने जब बताया तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे पीएमसी से ज्वाइन कराया। जैसे ही उन्होंने पीएमसी से ज्वाइन कराया, तो मेरे अंदर एक अलग ललक सी होने लगी। तो वो बोले कि अरे इनके ऑनर जो हैं सुभाष पत्री सर हैं। मैं कहा कौन है सुभाष? तो मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं उनके बारे में भी जानूं। मैंने फरवरी में उन्होंने मुझे बताया था, और इस बीच में फरवरी से जून तक मैंने सफर, मतलब कोई जो भी मुझे मास्टर लिंक वो भेजती थी, मैं उन्हें ज्वाइन कर लेती थी। पीएमसी मुंबई मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया, उसमें शकुंतला मैम और अंजू मैम थी। तो उन्होंने जो भी मास्टर्स को जब मैम बुलाती थी, तो मेरे अंदर ड्रास्टिक चेंज आने लगे। मैं बोली क्या हो रहा है? मैं कहा यार आनापानासती ध्यान तो वो भी था, आनापानासती ध्यान ये भी है, लेकिन मेरे अंदर कैसे चेंजेस आ रहे हैं? तो वहां उस टाइम पे मैंने सबसे पहला जब शिविर ज्वाइन किया, मैम का जूम लिंक लिया, तो अवनी मैम का लिया। तो मैं जब अवनी मैम जब कह रही थी, तो मैं कह रही थी कि सब लोग अवनी माँ कह रहे हैं, यार मास्टर में क्या है? तो उन्होंने जब मैं पहले दिन जब मैंने ज्वाइन किया, तो उन्होंने मुझे जब कहा ना कि संजू मास्टर आप भी मास्टर हो, मैं कहा मैम नहीं, मेरा फर्स्ट सेकंड डे है, मैं कैसे मास्टर हो जाऊंगी, मैं तो एक बच्ची हूँ अभी, मुझे तो बहुत कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है। तो उन्होंने नहीं, आपका वेलकम है, आप आज से ही मास्टर हो। मेरे अंदर खुशी की एक लहर सी दौड़ गई। देखो यहाँ कोई जूनियर और सीनियर नहीं दिख रहा मुझे, सब एक दूसरे को मास्टर कह रहे हैं। तो मेरे अंदर की जो एक ललक थी कि अब मुझे क्या मिलने वाला है, तो उन्होंने धीरे धीरे जैसे ध्यान कराया। जब पांडवों के साथ पांडव थे, तो उनके साथ चक्रों से मैडम ने कुछ रिलेटेड हमारा एक ध्यान करवाया 7 दिन का। उस ध्यान में मैंने जो अपने अंदर युद्ध किया, सिर्फ आनापानासती ध्यान, और वो जो सज्जन सांगत्य मैम ने हमें दिया, वो मेरे जीवन में एक ऐसा लग रहा था कि अब मुझे जो मिल रहा है वो बहुत है मेरे लिए। तो धीरे धीरे जो मेरे पैर के जो टाके थे, जो साइटिका वाला जो था, सबसे पहला केस वहां से मेरा शुरू हुआ, पीएमसी के हिंदी में जब मैंने ज्वाइन किया और ये सेशन मैंने शुरू किया। वो नस मेरी धीरे धीरे, जो मैंने 7 दिन किया, मेरे हस्बैंड मेरे बगल में बैठे थे और मैं मेडिटेशन करती जा रही थी मैम के साथ में, इंस्ट्रक्शन के साथ में, और मेरे आंख से आंसू बह रहे थे, और मेरा पैर, सब बोल रहे थे कि स्थिर बैठना है, पैर को ऐसे करना है, क्रॉस करना है, लेकिन मैं तड़प रही थी। मैं उस ध्यान में भी, मेरे हस्बैंड मेरे को बार बार बोलते हैं इतना रो रही हो, इतना दर्द हो रहा है तुम्हें, तुम निकल जाओ ध्यान से, बाहर आ जाओ, कोई बात नहीं है, सब ध्यान है एक तरफ से। मुझे लेकिन स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, नहीं मैंने ये करना है। तो मैंने वो 7 दिन जब किया, तो मेरे पैर एकदम से इतना इतना, मेरे को साइटिका का पेन जो पेन था, इतना पेन हो रहा था कि मैं रोई जा रही और मैं फिर भी करे जा रही थी। धीरे धीरे मेरा वो पेन लंगड़ा हो गया, और 1.5 महीने मैंने वो सफर करती गई, लेकिन मुझे लग रहा था कि काम तो हो रहा है, काम तो हो रहा है। हस्बैंड बोलते तुम पागल हो गई हो, छोड़ो तुम, पहले विपासना में लगी रही, 5 महीने वहां के शिविर किए, और फिर अब तुम यहाँ पे भी तुम पागल हो गई हो। मैं कहा ठीक है, मैं ऐसे पागलपन में लेना चाहूंगी, मुझे दिख रहा था कुछ तो रास्ता, मतलब मेरी बॉडी में काम हो रहा है। अगली बार फिर कौन किसी और चैनल पे अवनी मैम ने फिर से लिया यही पांडवों का जब, तो मैंने मैम की जो रिकॉर्डिंग थी मैंने उनसे भी कर रही थी। फिर अगली बार लाइव मैंने फिर से लिया, जैसे ही मैंने वो लिया, वो 7 दिन, मतलब वो 1.5 महीना उस टाइम पे हो चुका था,
उन 7 दिनों में जब मैंने अपने पैर के साथ फिर मैंने मेडिटेशन किया, फिर हीलिंग हो रही थी मेरे पैर की। उस दिन का दिन मैं आज भी जब याद करती हूँ तो मेरे जो टाँका था, जो मेरी नर्व्स थी, जो पतली सी जो सिली हुई मुझे लगती थी हर समय, वो इतनी तेज़ी से पैर में दर्द हुआ कि मैं चीखें मारी। मेरे हस्बैंड सीधे अंदर से बाहर सो रहे थे वो, 3:30 की हमारी सेशन होता था ना, बोले कि मैं सो रहा हूँ। चीखें मारी और मैं एकदम से गिर गई। मेरे हस्बैंड बोलते क्या हुआ? होश में आ जा। मैं उठाया उन्होंने, पानी पिलाया, फिर मैं मास्टर्स जो थे उनका सेशन खत्म हुआ, तो फिर उन्होंने बोला कि मैम आपका जो ब्लॉकेज था, ओपन हो चुका है, अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रियली उस दिन के बाद से आज तक मुझे वो पैर में दर्द नहीं है। साइटिका मेरा जो पैर का था, मेरे पैर से जो चप्पलें निकल जाती थी, जूते निकल जाते थे और सेंस तो थी ही नहीं, वो सब बिल्कुल नॉर्मल हो गया और मेरे पैर में अब चप्पलें आराम से रहती हैं। नहीं तो मेरी 10-12 चप्पलें ऐसी होती थी, एक पहनती थी, एक तो रह जाती थी, एक गिर जाती थी। गाड़ी में बैठी तो गाड़ी में बैठने के बाद तो पैर गाड़ी जैसे रखती थी, पता ही नहीं चलता था कि पैर में चप्पल है। लेकिन उस दिन के बाद में मेरा पैर एकदम फिट हो गया। अब नेक्स्ट मेरे जुनून बढ़ गया था और इच्छाएं भी लगने लगी कि अब और आगे बढ़ना है। ध्यान का टाइम मैंने बढ़ाती गई कि चलो अभी पहले मैं 2 घंटे करती थी, फिर 3 घंटे, फिर तो मुझे ये लगता था एक भूख मेरी पैदा हो गई। जो मास्टर मिले चलो जिसने जो रेफर किया, शकुंतला मैम, अंजू मैम, उनसे मैं गाइडेंस कर लेती रहती थी कि मैम आगे क्या करना है, तो बोले संजू जी आप ये करो। तो वो गवाह है उस टाइम की जब मैंने ये मेरे साथ में ये सब हो रहा था। अब तो मेरे आगे मंजिल इतनी बढ़ती चली गई। जून आ गया और जून में ऐसे ही जूम सेशन में ज्वाइन कर रखा था, तो वहीं पे किसी ने बोला कि पत्री सर जो है चंडीगढ़ में आए हुए हैं और मैं अभी मिलके आई हूँ। बस मेरे अंदर रोंगटे खड़े हो गए। मैं नहीं जानती थी कि सर कैसे हैं, सर का नेचर कैसा है, किस तरह से सर बात करते हैं। बिल्कुल मेरे अंदर तो ये था कि नहीं अब मुझे मिलना है, मुझे मौका मिल रहा है। मैंने हस्बैंड को एक फ़ोन किया और उन्होंने मुझे परमिशन दी, ठीक है तुम जाओ। जबकि मेरे यहाँ से 25 किलोमीटर था और मुझे ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन एक हमारी चंडीगढ़ की मास्टर थी, वो भी उसमें थी कोइंसिडेंटली। उन्होंने कहा कि संजू जी आप मुझे यहाँ मिलो, मैं आपको लेकर चलती हूँ। बहुत पानी भरा हुआ, बारिश हुई थी हमारे यहाँ, फिर भी हम पहुँचे वहाँ। सर ने के वहाँ जाते-जाते जो अंदर उमंग उड़ रही थी, मेरे अंदर ऐसा लग रहा था कि मुझे पंख लग रहे हैं और मैं उनसे बार-बार पूछ रही थी, "सर कैसे हैं? सर क क्या कराते हैं? कैसे हीलिंग करवाते हैं? कैसे मेडिटेशन कराते हैं?" तो बोले, "संजू तुम तो बिल्कुल इतनी उत्साहित होती जा रही हो, तुम्हारे सवालों के जवाब सर ही देंगे।" गई वहाँ जाते ही बराबर पहले तो हमें भोजन के लिए पूछा गया कि आप पहले भोजन कर लो, फिर सर से मिल लेना। सर उस टाइम थोड़े-से अस्वस्थ लग रहे थे मुझे, पैर में सब लोग मसाज कर रहे थे। रूम में मुझे भेज दिया, तो सर ने मौन में रहते हुए ही बहुत कुछ बोला। एकदम मौन सर बैठे हुए थे और आई कॉन्टैक्ट हुआ मेरा सर के साथ, तो सर ने कुछ नहीं, एक वर्ड भी नहीं बोला। ऐसे देखते रहे प्यार से और मैं कहा सर मैं भी थोड़ी-सी सेवा करूँ? तो मैंने भी पैर को छुआ और थोड़ा-सा मसाज की ऐसे हल्का-हल्का, क्योंकि सर के पैर में थोड़ा सभी लोग मालिश कर रहे थे। तो मेरे को था कि हाँ सर अस्वस्थ है, लेकिन जो सर का जो फेस में जो चमक थी, वो चमक मेरी आँखों में बस गई। आँखें मैं बंद करके एकदम ऐसे लेके फिर मैं बाहर आ गई और मुझे वही चमक मतलब हर समय ऐसे कभी भी लगता है तो सर का शाइनिंग फेस जो था, वो मुझे याद रहा। मैं नवनीत जी के साथ बाहर आ गई। मैंने कहा नवनीत जी थैंक यू सो मच कि आज आपने मुझे पत्री सर से मिला दिया। तो धीरे-धीरे फिर जब जून हो गया, फिर जुलाई में पता चला कि ऐसे-ऐसे, तो उस टाइम का जो उत्साह और वहाँ पे जो हमने देखा कि किस तरह जाने के बाद भी किस किस तरह से उत्साह मनाया जा रहा है, वो भी देख के मुझे आश्चर्य हो रहा था कि देखिए, शरीर छोड़ दिया है, किसी की आँख में कोई नमी नहीं है। सबको ये लग रहा था कि एक और हमें गए नहीं है सर, यहीं है, वो एनर्जी सबको फ़ील हो रही थी। अब मेरे अंदर जुनून आ गया था, तो 11/11 को पीएसएसएम गुड़गाँव में जो हमारे पिरामिड है, तो मैंने अंजू मैम से कहा कि मैम मुझे पिरामिड देखना है, कैसा होता है?
क्योंकि वो जो यहाँ वाला मैंने देखा था तो मुझे उसकी एनर्जी से मैं कनेक्ट नहीं हो पाई थी। तो वो बोले कि संजू जी आप 11/11 को पत्री सर का बर्थडे है, आप यहाँ आ जाओ। मैं चंडीगढ़ से हस्बैंड से परमिशन लेके मैं पहुंच गई। वहां जाके जो मैंने ध्यान किया और उस पिरामिड के अंदर जो ध्यान किया, मेरे को उस एनर्जी से कनेक्ट होने का मौका मिला। फिर तो मेरे अंदर और जुनून हो गया। फिर वहां पता चला कि करताल में ऐसे ऐसे सर की समाधि है और वहां पे सब लोग जा रहे हैं, तो आप भी जाओगे तो अच्छा लगेगा। मेरे पैर में जैसे एक कहते हैं ना कि स्केटिंग लग चुकी थी, भागने लगी थी। मेरे मन जो था वो जो आ रहा था वो मेरा पूरा होता जा रहा था। मैं धीरे धीरे करताल तक भी पहुंच गई। वहां जाके जब मुझे सारे मास्टर्स मिले, मेरी को इतना ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब मेरे को जानते हैं, मैं इनको पहले से जानती हूँ। जितने भी सीनियर यहाँ पे हमारे जो भी सीनियर मास्टर थे, एक एक मतलब ऐसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब लग रहा था कि हाँ यार कुछ तो जगह है, ये सर में कुछ तो पावर है। वो मुझे वहां जाके साक्षात मिल रही थी। फिर वहां पे डॉक्टर न्यूटन सर और बाकी बहुत सारे मास्टर्स थे, प्रबोध सर, सारे मास्टर्स थे वहां पे। तो मैंने कहा कि यार चलो, वहां पे एक नीलिमा जी मिली मुझे। तो वो बोले कि संजू तुम ना अपने ध्यान को बढ़ाओ। मैंने कहा यार दीदी कैसे बढ़ाऊं, मेरी तो हेल्थ इश्यूज ही अभी पहले से बेटर है, लेकिन अभी भी मैं लड़ रही हूँ। मैं तो लेट के ही ध्यान करती हूँ, मैं बैठ के नहीं ध्यान कर पाती। बोले कोई बात नहीं, आज यहाँ तक पहुंची हो ना, तो आगे और आगे खड़ी हो ही जाओगी एक दिन तुम। तो मैंने उन्होंने ऐसे ही बताया कि संजू जी हम ना मुझे QLU के बारे में भी वहीं से पता, गुड़गांव से पता चला। फिर मुझे करताल में जाके पता चला कि क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी है, आप वहां जाओ। मेरी खोज तो इतनी जारी थी, तो मैंने वहां जाके पूछा कि न्यूटन सर कौन है। तो बोले अरे ज्यादा मत सोचो, अगर आपको घर से भेजते हैं तो आप चली जाओ। वहां गई। वहां पे भी जब मैं ध्यान कर रही थी तो मेरे फिजिकल इश्यूज बहुत सामने आ रहे थे, क्योंकि मैं प्योर हो रही थी। जितने भी इशू थे वो तो उनसे सबसे मैं लड़ रही थी। वो धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ इश्यूज कम होते जा रहे थे, बहुत धीरे धीरे मेरे कम होते जा रहे थे। वहां जाके फिर सर ने बोला कि 3 से 6 आपको एक मेडिटेशन करना है। 3 घंटा यहाँ से जा रहे हो तो शपथ ले लो कि आज से 3 घंटा तुम डेली मेडिटेशन करोगे। मैं कहा यार कैसे करेंगे। तो वो बोली कि नहीं आप कर पाओगी, आप जाओ। तो मैं कहा ठीक है, मैं जाती हूँ। आ गई हम यहाँ पे। मेरे को फिर और एक जिज्ञासा, अब क्या करूं। तो मेरी जो मेरी मेडिकल इश्यूज थे वो तो धीरे धीरे बहुत बहुत ज्यादा तक हद तक पूरे हो चुके थे। माइग्रेन खत्म हो चुका था। L4 L5 का भी मैं आज भी, जो डॉक्टर ने मुझे उस टाइम पे कहा था आज से 6 साल पहले कि आपको ये ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, नहीं कराओगे तो आप इससे कितना लड़ोगी। लेकिन मैं उस लेवल को लेते लेते आज, जब मैंने अभी MRI कराई है विदिन 6 मंथ पहले, तो मेरी वो बहुत %, मतलब एक छोटा सा % पे आके अभी है। तो वो कहता है कि ये आपने किस तरह, हमने तो आपको कोई ट्रीटमेंट दिया नहीं है, आपने किस तरह अपने आप को हील किया है। मैं कहा मैं सर कोई दवाई नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ मेडिटेशन पे ही मेरा फोकस है। और मैंने कोई कोई भी दवाई 5 साल में, 6 साल में हो गया मेरे को, 6 साल से मैंने आज तक कोई मेडिसिन नहीं ली है, चाहे मुझे कितना भी कुछ भी होता रहा। और डे बाय डे मैं हील होती जा रही हूँ। ये मेरा संकल्प था और मैं हो भी गई। अब मुझे ये विश्वास है, आज मैं जितने अच्छे से बोल पा रही हूँ, इतने एक एक बात अपनी रख पा रही हूँ, ये भी एक जादू है। मेरा कॉन्फिडेंस जो बढ़ा है ना मेडिटेशन से, कि ये एक मेरे लिए चमत्कार है। क्योंकि मैं कभी किसी के सामने बोलती कम थी, रोती ज्यादा थी, क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज मुझे कभी खड़ा ही नहीं होने देते थे। सामने वाला तो मुझे ऐसे दया भाव से देखता था, फिर आंख से आंसू ही आ जाते थे, क्योंकि शरीर तो काम कर रहा है लेकिन बोल नहीं पाता था किसी को। मैं हस्बैंड को भी बोलती थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो हस्बैंड भी यही कहते थे, तुम्हारा तो यही रोना होता है, मैं ऑफिस से आता बाद में हूँ, पहले तुम यहाँ पे रोना शुरू कर देती हो। मैं जब भी आऊँ मुझसे ये मत कहना कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो ये चीज मैंने जो फेस की है ना, ये मेरे को कॉन्फिडेंस मेरा इतना हाई लेवल हो गया कि अब चाहे कुछ भी बीमारियां हो, मैं उन सब से लड़ रही हूँ और लड़ चुकी हूँ। और कोई भी मुझे मिलता है तो मैं उससे भी यही कहती हूँ, आप ज्यादा नहीं तो ध्यान तो जरूर करो। आनापाना सती ध्यान आसान है। मैं कई लोगों को जोड़ चुकी हूँ, कई लोग मुझसे मोटिवेट भी हो रहे हैं कि हाँ, हमारा जो सोसाइटी है डिफेंस वाली, तो हम यहाँ पे
क्या होता है, हम लोगों को डॉक्टर्स की फैसिलिटी मतलब हॉस्पिटल्स हमें फ्री मिलते हैं, मेडिसिन भी फ्री मिलती है, बड़े बड़े हमारे जो स्पेशलिस्ट होते हैं, हम किसी से कुछ भी कराओ, बस आप जाओ और अपना ट्रीटमेंट करा लो। तो मैं उनको एक ही बात बोलती थी, यार ये फैसिलिटीज मेरे पास भी थी, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाई। आप लोग भी यहाँ टाइम वेस्ट मत करो और साथ के साथ ध्यान से जुड़ो। तो वो लोगों को क्या लगता है, नहीं यार दवाइयाँ बेस्ट हैं, आप तो, अब वो कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप हमें कराओ। तो उनको भी बड़ा एक अंदर बार बार आके शर्मिंदगी सी उनको लगती है, और आके लेकिन पूछेंगे, संजू जी आप मुझे भी ज्वाइन करा दो, कैसे करती हो मुझे भी बता दो। हमारे जो और ऑफिसर्स की होती हैं, हमारे कलीग्स होते हैं, वो सब भी, तो उनको भी देख के मुझे वो लोग भी बड़े खुश होते हैं कि देखो ये सिर्फ इसका 6 साल की खुद की जर्नी है जो इसने अपने आप को आज यहाँ तक किया है। धीरे धीरे फिर मेरे मेरे अंदर जो थी, मैंने क्या किया कि किसी भी तरह जब क्वांटम लाइफ से आई, तो उसके बाद में फिर मुझे एक और मास्टर से, ग्रैंड मास्टर से मेरी परिचय हुआ। वो थे हमारे ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर। तो जब उनका भी मुझे नहीं था कुछ पता, तो वहां पे एक नीलिमा जी थी, उन्होंने मुझे बोला कि यार 3 से 6 जो तुम्हें करना ही है। तो मैंने वहां से आके ब्रह्म मुहूर्त वाला जो ध्यान था, मैंने वहां से शुरू किया। पतरी सर का म्यूजिक ध्यान जो था, मैंने वहां से शुरू कर दिया, 3 से 5 करती थी। तो फिर नीलिमा जी ने बोला कि आप ये मास्टर से भी एक बार जुड़ के देखो, और रात्रि ध्यान है। मैं ऐसी ही हंस पड़ी, मैंने कहा यार मैं बैठ तो पाती नहीं हूँ, रात में क्या करूंगी, मेरे को सोने की बीमारी नहीं है, मुझे सोने के लिए मुझे कोई कमी नहीं है, क्योंकि मुझे नींद आती ही नहीं है। लेकिन मैं रात्रि ध्यान दिन भर रात भर कैसे बैठूंगी। तो वहां पे भी कुछ दिन के लिए संकल्प था कि आपको लेटना नहीं है दिन में, रात में भी बेड पे नहीं लेटना है, सिर्फ आपको सिटिंग में ही रहना है। तो मेरे अंदर तो जो पेन रहते थे, जो छोटी मोटी अभी बच्चे थे 10-20%, जिनको मैं अभी अभी भी धीरे धीरे मैं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा इशू था। तो जब मेरे को वो पेन रहते थे, तो मैंने कहा यार मैं लेट बैठ के नहीं कर, इतनी देर नहीं बैठ सकती, मुझे लेटना मेरे लिए जरूरी है। तो मैंने जब शुरू किया था गुड़ाकेशा, तो मैंने उसमें भी मैं लेटने लगी शुरू की, तो वो मैंने काउंट नहीं किए एक दिन। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं पहले लेट के ही करूंगी। एनर्जी से जब मैं करने लगी, तो मेरे साथ में इतने मिरेकल्स होने लगे, मैनिफेस्टेशन इतना मेरा बढ़ गया था। मैं कहती थी ना कि नहीं, मैं रात को, मैं आज तो मैं नहीं सोने वाली हूँ, ना लेटने वाली हूँ। तो धीरे धीरे मेरे 41 डेज मेरे गुड़ाकेशा के कंप्लीट हो गए। उसके बाद जो मुझे मिला वो भी एक आश्चर्य, मतलब मैं कहती हूँ कि मेरे लिए एक चमत्कार ही था। मैंने उनका जैसे जैसे करती गई, तो मेरे को क्या हुआ, एक तो स्माइल मेरी बहुत बढ़ गई। हर समय हर समय अपने फेस पे स्माइल रखना, ये एक मूल मंत्र हमें यहाँ पे बताया गया कि आपने अपने आप को स्माइल बना के रखनी है। ध्यान में भी स्माइल बना के रखो, इतनी बड़ी कि सामने वाला 10% नहीं चाहिए आपको, 20% भी नहीं, 50% भी नहीं, 100%, मतलब आपको 200% तक भी अगर आपको स्माइल मिलती है ना, आप वो लेके रखो। तो हम लोग ध्यान में भी रहते हुए गुदगुदाते रहते हैं, तो ऐसा बड़ा अच्छा लगने लगा। फिर दूसरी बात थी, थॉटलेस होने लगी। अब यहाँ पे जो ये लड़ाई चल रही थी, तो पहले क्या था कि थोड़ा सा दिमाग में फिर भी मेरे को एक कदम पे रहता था कि अभी ये बाकी है। लेकिन ये जब घोड़ा केशा में करने लगी, तो उसके बाद में मुझे थॉटलेस की भी एक प्राप्ति होने लगी कि हाँ यार, अब कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ सांसों को देखो और चलते चलो। जैसे थॉटलेस हुई, तो फिर तो एक अलग मिरेकल होने लगे, मैनिफेस्टेशन बढ़ने लगी, क्योंकि हमें सिखाया ही जाता है कि आनापानासति ध्यान करो, ध्यान सांस के साथ में बने रहो। और पत्री सर की एनर्जी में मुझे नहीं पता था पहले कि मैं जो ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये कैसे आ रहा है। मैं एक दिन ऐसे ही शिव पुराण पढ़ रही थी सज्जन सांगत्य में। तो जब मैं शिव पुराण पढ़ते पढ़ते, तो पहले जब मैं पढ़ रही थी, तो मैं 1 घंटे में 10 पेज 8 पेज ऐसे पढ़ पाती थी। तो मैं एक दिन ऐसे ही, सब लोग मेरे को बोले कि संजू जी आप ना जब मास्टर्स को कॉल करते हो ना, तो ऐसे ऐसे करो। तो मैंने कहा यार ठीक है, मैं करती हूँ। मैंने एक दिन ऐसे बैठी और मैंने मास्टर्स को कॉल किया। तो वहीं पे मैंने महाअवतार बाबा जी को, पत्री सर को, और अपने प्रबोध सर को मैंने कॉल किया और मैं बैठ गई। धीरे धीरे मेरे वही पेज जो मैं 8 से 10 पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते वो 15-16 पे पहुंच गई। और एक दिन जैसे जैसे समापन का टाइम आ रहा था, तो मैं एक दिन में 25 से 26 पेज मैं पढ़ पा रही थी, इतनी रीडिंग फास्ट हो गई मेरी। मैं मेरे को ऐसे, मैं ग्रंथ को देख रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आता था कि ये मैं पढ़ रही हूँ क्या।
बाद में मैंने वो रिकॉर्डिंग खुद भी देख रही हूँ, मैं कहा यार इतनी क्लियर कैसे कोई इतने अच्छे शुद्ध शब्दों को मैं बोल पा रही हूँ या उनको मैं अटैच कर पा रही हूँ, रीडिंग कर पा रही हूँ। ये मुझे एक आश्चर्य लगने लगा। फिर बाद में मुझे सारे मास्टर्स ने बोला कि आपके साथ में आप नहीं थी, मास्टर्स थे। आप ये मत सोचो कि वो आपने पढ़ दी है, कि आपने तो सिर्फ 7-8 पेज की ही रीडिंग करी थी। लेकिन जब आप आगे बढ़ती गई, मास्टर्स को कॉल करती गई, तो मास्टर्स को एक मेरा एक संकल्प था कि शिव पुराण जो है वो सावन मास में खत्म हो जाना चाहिए। इस बार 2 सावन थे तो मेरा एक और बढ़ गई जिज्ञासा कि इस बार मेरी शिव पुराण जो है संपन्न हो जाए। तो मेरे को खुशी एक अलग मिल रही थी। उसमें जैसे-जैसे मुझे ध्यान मतलब ज्ञान मिल रहा था, ज्ञान के साथ में फिर मुझे ध्यान भी मिल रहा था। क्यों? उसमें जो महादेव ने जो किया है, वो सिर्फ ध्यान ही किया है और ध्यान से ही एक-एक शब्दों को महादेव जी ने पिरोया। एक-एक शब्द, एक-एक ऋषि, एक-एक ब्रह्म ऋषि जो भी हमारी माता पार्वती से लेके माता सती से लेके माता अनसुईया है और बाकी जो 7 हमारी माताएँ थी जिन्होंने अपने क्या नाम है दक्ष ने राजा दक्ष ने जो अपनी बेटियों की 27 बेटियों की शादी की थी चंद्रदेव और ये सब से। तो मतलब सबने ध्यान ही किया। पूरे शिव पुराण में मुझे ध्यान के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। मैं पढ़ती जा रही थी और जब एक दिन तो ऐसे हुआ मेरे साथ चमत्कार हुआ, मैं बुक खोल के ऐसे बैठी थी, पढ़ती जा रही हूँ सज्जन संगत के जैसे आज आपके साथ में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छा कोई तो घूम गया है उसमें, बुक में कोई तो घूम रहा है, कोई आकृति दिख रही है मुझे। तो मैं सोच रही कि कौन है ये? क्या हो रहा है? तो कभी मुझे तो पत्री सर दिख रहे थे, तो कभी मुझे प्रबोध सर दिख रहे थे, तो कभी महाअवतार बाबा जी की जैसे छवि आती जा रही थी। मैं बार-बार ऐसे कर रही थी, पेज को पलट रही थी। मैं कहा चलो थोड़ी देर के लिए रोक देती हूँ। फिर मैंने 1 मिनट का ध्यान किया। मैं कहा चलिए पहले मैं कनेक्ट करती हूँ सबसे और सबका शुक्रिया करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी पुस्तक जो ये ग्रंथ मैंने शुरू किया और संकल्प लिया और वो मेरा पूरा हो गया। जिस दिन पूरा हुआ उस दिन से मेरे अंदर एक और कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया कि मैं पढ़ सकती हूँ किसी के सामने। नहीं पहले मैं 2 शब्द बोलती थी और मेरे गले में कुछ अटक जाता था। हर समय ऐसा लगता था कि गले में कुछ तो अटका हुआ है। मैं सभी मास्टर से सर मैं नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि बोलते बराबर मेरे को कुछ तो अटकता है गले में। तो बार-बार बोलते थे, मैम आप सज्जन सांगत्य करिए, आप बहुत जल्द देखना एकदम ऐसे बोलोगी कि आप रुकने का नाम नहीं लोगी। तो वो मुझे मिरेकल मेरे को आज दिख रहा है कि मैं इतनी स्पीडली आशीष सर को भी एक बार पूछा नहीं कि सर क्या कहना है, क्या नहीं। तो मैं स्पीडली बोले जा रही हूँ और आराम से अपनी बात रख भी पा रही हूँ। अब क्या हुआ मेरे अंदर एक और चीज़ जागृत हो गई है कि दिव्य मंगल दृष्टि जैसे कि अब हम सब ग्रुप में बैठे हैं। हमें क्या हो गया कि अभी जैसे जिसको भी हम देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमारी जो मेरी दृष्टि है वो मंगल दे रही है, दिव्य दे रही है। मतलब मैं दिव्यता के साथ में सबको देख रही हूँ। पक्षी, पेड़, पौधे, पहाड़, जहाँ भी जाती हूँ मैं सबको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये भी हमारा ही अंग है, जो हम पंच तत्वों से बने हैं, हम इन्हीं से बने हैं। वो फीलिंग हमें आने लगी। पेड़-पौधों से भी हम बात करने लगे और प्लांटों को देख के भी ऐसा लगता है कि हाँ यार ये भी तो हमारे ही जैसे देखो कितना हमको देते हैं। और हम सिर्फ 5 तत्वों को लेके बैठे हैं और वो एक-एक तत्व है हमें जो सब कुछ देते जा रहे हैं। फिर मेरा क्या हुआ कि जैसे धीरे-धीरे मुझे क्या मेरे मैंने बॉडी मेरी बहुत स्टक हो जाती है मतलब अकड़ू टाइप की थी क्योंकि बीमारियाँ थी तो कभी अपने आप को खोल ही नहीं पाती 20 साल पैर का जो प्रॉब्लम था उससे और जब मेरी नर्व्स खुली, मेरे सर्वाइकल खत्म हुआ और फिर मेरे म्यूज़िक चलाना और सर पतरी सर का तो है ही कि डांस भी करना है, एन्जॉय करना है, तो मैंने क्या किया एक म्यूज़िक चला देना है कोई भी और जो भी अच्छे वाले जो होते हैं, तो मैंने कहा फिर उसके साथ में धीरे-धीरे मैं अपने आप को डांसिंग में लेने आने लगी। थोड़ा-थोड़ा झूमने लगी, मेरी बॉडी जो थी फ्लेक्सिबल होने लगी। जो पहले एक मतलब ऐसा लगता था कि नहीं, नहीं झुक पाऊँगी, नहीं चल पाऊँगी, नहीं बैठ पाऊँगी, लेकिन मैं फिर मेरी बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आने लगी कि मैं आसानी से सब डांस-वांस थोड़ा-थोड़ा करने लगी। फिर वॉकिंग करने के टाइम पे जैसे अभी हम कैसे एक बार मैंने सर पतरी सर का सुना था कि साँस के साथ बने रहो, साँस के साथ बने तो जब पतरी सर ये कहते थे तो मैं कहती थी साँस के साथ में कैसे बने रहोगे भई? साँस तो अपनी यहाँ चल रही है, हम स नीचे पैरों की तरफ चल रहे हैं। तो मैंने धीरे से एक दिन सोचा कि चलिए ये भी ट्राई करके देखते हैं।
एक एक कदम चलती जा रही थी, वॉकिंग करने के लिए गई और अकेले गई, क्योंकि जब हम किसी के साथ जाते हैं तो हम गप्पे मारने लग जाते हैं, अरे वो ऐसा वैसा। तो मैंने कहा नहीं, मैं अकेले जाऊंगी। तो अब क्या करती हूँ, मैं जब भी किचन में जा रही हूँ किसी के साथ भी, तो मैं धीरे धीरे अपने पैरों को देखती हुई जा रही हूँ, धीरे से अपनी सांस को फील करती जा रही हूँ। तो मैं उसको अपनी सांसों से ही अपने आप को बैलेंस करती जा रही थी, धीरे 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 धीरे। वॉकिंग मेडिटेशन मतलब चलते हुए अपनी सांसों को ध्यान रखते हुए। खाना बना रही हूँ तो जैसे क्लास है, अभी जैसे कल्पना मैम है, अपना काम भी कर रही हैं और देखिए क्लास भी कर रही हैं, तो कितना इस टाइम पे भी हमारी जो ये ऊर्जा जो है, ये भी हमें एक अलग हमें एनर्जी देती है कि हम एक साथ में अपनी सांसों के साथ भी अवेयर है, सज्जन सांगत्य भी कर रहे हैं, और खाना भी इतना अच्छा है। खाना नॉर्मली कुछ मत डालिए, नमक मिर्च कुछ सिंपल सा बनाइए, वो भी टेस्टी लगने लगता है। ये हमें एक अपने सांसों को देखने का जो नजरिया था, जो पतंजलि सर ने आनापानासति ध्यान को इतना सरल बनाया ना, इस ध्यान के रास्ते को, कि आपको पहले कैसे लगता था ध्यानी एक कुछ लेवल के लोग हैं वही करेंगे। आज तो ऐसा लगता है ध्यान बच्चा बच्चा कर पा रहा है और वो सीख रहा है हमें, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं तो हमें देख के हमारे बच्चे भी कहते हैं मम्मी क्या देख रही हो आप, क्या कर रही हो। मेरा नाती है 7 इयर्स का, तो जब मैं यहाँ पे ध्यान करती थी और मैं गुड़ा केशा करती थी, तो वो मेरा नाती बार बार मेरे पास में आके मेरे सामने ऐसे हाथ करके चला जाता था, फिर आके मेरे बगल में बैठ जाता था, कभी इधर साथ में। तो बोलते मैं भी ध्यान कर रहा हूँ। तो मैंने कहा बेटा क्या कर रहे थे, तो बाद में कहता है मेरा नानी मैं भी ना अपनी सांसों को देख रहा था। तो मैंने कहा बेटा आपको दिख रही थी, हाँ दिख रही थी ना, यहाँ पे गुदगुदी हो रही थी मुझे, और मुझे ना बार बार ऐसे खुजली सी हो रही थी। मैंने कहा कि चलो उठ जाओ। तो फिर मैंने उसको बताया बेटा उठना नहीं है, सिर्फ उसको तब भी देखते रहो। तो इस तरह उसने भी मेरे को देखते देखते आज वो भी अच्छा, मतलब जब भी अवेयर होता है तो करता है कि हाँ भाई ये चीज नानी करती है, यहाँ से सीख के गया, अपनी दादी को बोलता है दादी आप भी किया करो। तो मतलब ये चीजें हम लोगों को, बच्चों को भी हम अपने आप दे पा रहे हैं, रिलेशंस बहुत अच्छे होने लगे। सबसे बड़ी बात है, अब हम पहले क्या था कि इरिटेशन होती थी, कोई कुछ भी कहता था तो हमारे अंदर जो पेशेंस नाम की चीज थी वो थोड़ी सी डिजीज और ये सब चीजों के चक्कर में हम नहीं किसी को सुन पाते थे, और सुनते भी थे तो अपने काम की बात सुनते थे, उसके बाद ठीक है यार चुप रहो। अब क्या हो गया है, सुनना पसंद हो गया है। ठीक है अब आप बोलिए, जब तक सामने वाला खाली नहीं हो जाता तब तक हम भी ठीक है, हाँ और आगे और आगे। ये चीज भी एक बहुत हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गई है कि अब हम सबको सुनने लगे हैं। सज्जन सांगत्य का ये बहुत बड़ा असर है। जैसे अभी सीतायान हमने पढ़ी, तो जब सुन रहे थे तो आंख से आंसू आने लगे थे, एक एक वर्ड को सुनते सुनते हमें आंख से आंसू आते थे, लेकिन हम बोल नहीं रहे थे। बाद में जब मास्टर्स कहते थे कि अब आप बताइए आपने इससे क्या सीखा, तो हमें बड़ा अच्छा लगता था कि अब हम अपने पॉइंट, इसमें पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमने इतनी शांति से उसको सुना है, ध्यान में रह के जो सुना है, उससे हमें कुछ पॉइंट उसके निखर के आ जाते थे। जैसे दूध को दही बनाए और दही के बाद में फिर हम मक्खन बनाए, तो जो वो मक्खन की डलियां जो होती हैं उसका स्वाद ही अलग हो जाता है। इस तरह जब हम सज्जन सांगत्य करके, जब हम उसमें से फिर कुछ पॉइंट लेके बाहर आते हैं हम सारे मास्टर्स, जैसे कि सब गार्गी मैम ने कुछ सोच अपनी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू लेकर, उमा मैम ने, अविनाश मैम ने, सब ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एक एक पॉइंट को पकड़ ही लिया होगा कि हाँ ये अच्छा था, ये अच्छा था। इसी तरह मैं भी अपने आप को एनालाइज करती गई कि हाँ ये मास्टर की ये बात जो थी इसे मैंने आज गांठ लगा लेनी है, और मैंने अपने ऊपर काम करना है कि ये बुक में ये पॉइंट जो था बहुत अच्छा था। इस तरह धीरे धीरे फिर हमने क्या किया, डायरी लिखने लगे, अपने वर्ड्स को लिखो। पहले क्या था, लिखते थे तो उंगलियां दर्द करने लगती थी, नहीं यार नहीं लिखा जाएगा। फिर किसी ने कहा कि नहीं यार मास्टर सभी कह ही रहे हैं तो लिखना शुरू कर दो। आजकल मैं डेली कुछ ना कुछ लिख देती हूँ, चाहे 5 लाइन या 6 लाइन 10 लाइन जितना मुझे मिलता है, मैं 4 शब्द लिख देती हूँ उसमें कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं सज्जन सांगत्य करती हूँ और पॉजिटिव रहती हूँ, सबसे बड़ी बात है। तो ये मेरा एक बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंसेस बहुत है मेरे पास में। कि एक और मैंने शायद मैंने इसी मंच पे किया था। एक दिन मैं जा रही थी ड्राइविंग करते हुए, ये मेरा रिसेंटली, तो ड्राइव करते करते जब मैं जा रही थी तो एक 30 फीट ऊपर से एक पेड़ के इतना मोटा तना था, कम से कम 15 इंच का होगा। तो उन्होंने फिर क्या किया कि
मैं वहां से जा रही थी, जाते जाते उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, इस रोड से अपने काम करके तुम वापस आ जाना। मैं जाते जाते ऊपर से पेड़ से मैंने देख रही हूँ कि वो टूट के गिर रहा है, और ऐसे घूम के आया और मेरी स्कूटी के बीच में, यहाँ मेरा पैर फुटपाथ पे, और करते करते उन्होंने उन्होंने क्या किया कि जो तना था वो मेरी स्कूटी के नीचे आ गया, दोनों टायरों के बीच में इतना मोटा तना फंस गया, आधा फुट स्टेप पे और आधा उसके नीचे। तो मेरे पैर में खरोंच तक भी नहीं थी, क्योंकि मैंने हेलमेट भी नहीं पहना था उस दिन, मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और दूसरा मैंने क्या किया कि जब मैं घर से निकलती हूँ ना, अभी भी कहीं भी जा रही हूँ, तो मैं मास्टर्स को कॉल कर लेती हूँ। चलो मास्टर्स, चलो एंजल्स, चलो पत्री सर, अवतार सर, सब चलिए मेरे साथ में, कि मैं प्रिकॉशन लेके चल रही हूँ। तो जब मुझे वो पेड़ की टहनी ऐसे लहरा के जब गिरी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पंख आके गिर गया है। ऐसे लगा ही नहीं कि इतना बड़ा टहना है। जब मैंने उसको खींचा तो उस टाइम पे वो बड़े आसानी से निकल गया। एक पर्सन और था, उसने थोड़ी सी हेल्प की कि आप स्कूटी की रेस को बंद करो, गाड़ी को बंद करो, और आप स्कूटी को एक तरफ करके तब हम दोनों, हमने बड़े आसानी से ऐसे निकाला कि जैसे वो बहुत पंख की तरह था। जब हमने स्कूटी खड़ी की और उसको रोड से हम हटाने लगे, तो सच मानिए कि हम उसको हाथ नहीं लगा पाए, उठा नहीं पाए, खिसका नहीं पाए, इतना हैवी था वो। तो इस तरह करके मैंने चमत्कार जो वहां देखा, उसके बाद में तो मैंने वहीं के वहीं, और मुझे कोई थकावट, डर, जो पहले कैसे होता था, कुछ इस तरह के इंसिडेंट हो जाते थे तो हम लोग डर के मारे ना कांपने लगते थे, और पसीना आ गया, अंधेरा छा गया। लेकिन इस बार मैंने जो मिरेकल देखा ना, मैं इतनी स्टेबल थी, ऐसे लग रहा था कुछ नहीं हुआ है, अच्छा हो गया, ठीक है चल। इतनी आसानी से घर आई। घर में आके जब हस्बैंड ने देखा, बोलते ये पेड़ गिरा था। मैं कहा हाँ। तो बोले तुम बच कैसे गई? मैं कहा सब मास्टर्स की कमाल है। तब से हस्बैंड भी मेरे थोड़े से मेरी तरफ चलने लगे। अब कभी भी कुछ मैं ध्यान कर रही होती हूँ तो अब ये नहीं बोलते कि हाँ तुम तो ध्यान बैठ जाती हो, और मैं चाहे कैसे भी करूँ, और ये वो। अब कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा हो गया तो तुम कर लो, और तब तक मैं भी 10 मिनट का ध्यान कर लेता हूँ। तो अब वो धीरे धीरे वो भी बढ़ने लगे हैं। फैमिली में अभी रिलेशंस भी बहुत अच्छे होने लगे हैं, बच्चे भी समझने लगे हैं कि हाँ मम्मी ने अपने आप को आज यहाँ तक लेकर आई है, बिना मेडिसिन के, बिना किसी को परेशान किए, और खुद अपनी सांसों को देखते हुए, आनापानासती ध्यान को देखते हुए कर रही है। तो इससे बड़ा तो मिरेकल और क्या होगा? कहीं जाना ही नहीं पड़ रहा, और मम्मी मैजिक पे मैजिक किए जा रही है। उनके जो प्रोग्रेस, जो उनके कैरियर में जो प्रोग्रेस हो रही है, वो भी बहुत अच्छी हो रही है। उनके हेल्थ इश्यूज जो थे, पहले स्ट्रेस में इरिटेशन उनको होती थी, अब क्या है, वो भी अपने आप से लड़ने लगे धीरे से। हाँ ठीक है मम्मी, हो जाएगा। पहले कैसे कुछ भी होता था, अरे मम्मी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब क्या है, नहीं मम्मी हुआ था लेकिन ठीक है, अब आप चिंता मत करो। मैंने कहा हाँ बेटा, आप सिर्फ पॉजिटिव सोचो, उसको आप दूसरे वे में लो। जैसे मैंने अपनी सेहत के लिए लिया, कि मैंने अगर वो 50 साल, जो 48 ईयर्स जो मैंने हेल्थ इश्यूज के लिए, वो मैंने, मुझे क्यों मिले, ये मेरे को क्वेश्चंस के आंसर्स अब धीरे धीरे समझ में आने लगे हैं। अगर मुझे वो जो 48 ईयर्स के एक्सपीरियंसेस नहीं मिलते, तो शायद आज मैं बहुत लोगों को जो रास्ता दिखा रही हूँ या दिखा सकती हूँ, वो नहीं कभी कर पाती। क्योंकि जब तक मैं चखूंगी नहीं, तब तक मैं किसी का टेस्ट नहीं बता पाऊंगी कि किसी का दुख क्या है, किसी के रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स क्या है, या किसी को ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया तो उस टाइम पे उसका मेंटल लेवल क्या हो जाता है, सर्वाइकल का जो पेन चक्कर जो भी होता है, जो मुझे आया ही नहीं, मैं क्या बताऊंगी? सुखिया क्या जाने दुखिया का रुख। तो इसीलिए जो सुखिया होता है वो नहीं जानेगा इतने अच्छे से। लेकिन जो मैंने 48 ईयर्स से जो मैंने एक्सपीरियंस लिए, और आज 54, मतलब 6 ईयर्स के सफर में जो मैंने पाया है अपने आप को, तो आज ये मेरे लिए एक वरदान है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल मास्टर्स को। धन्यवाद सभी का कि आप लोगों ने इतना कीमती समय मुझे दिया। और सभी मास्टर्स को भी मैं धन्यवाद करती हूँ, महाअवतार बाबा जी को, पत्री सर को, प्रबोध सर को, ऑल जो भी हमारे ग्रैंड मास्टर्स हैं, सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू मैम, बहुत अद्भुत और बहुत बढ़िया आपका ध्यानी का सफरनामा। इतने अच्छे ढंग से आपने अपनी कहानी अपनी जुबानी बोली है, वाकई ही सब लोगों को लिए ये एक प्रेरणादायक है कि इतना कष्ट शरीर में होने के बाद भी
आप कैसे पॉजिटिव रही हैं और ध्यान के द्वारा जो प्राण ऊर्जा हमें मिली है उसके द्वारा आपने अपने सारे रोगों को ठीक किया है, बिना दवाई के, बिना डॉक्टर के। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू मैम। और इससे हम सब के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत आप बन चुकी हैं। आपकी कहानी घर घर तक पहुंचे, यही हमारी कामना है। थैंक यू मैम। थैंक कल्पना मैम कुछ कहना चाहेंगी? अनम्यूट करिए जी। यस, नमस्ते संजू मैडम और आशीष सर, आपको भी नमस्ते। और जो प्रोग्राम आप लेकर के आए हैं, सच में सबसे पहले तो आशीष सर आपको कहूंगी मैं कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम निकला है, बहुत ही अच्छा ये बना है प्रोग्राम। और हर किसी का अलग अलग, और आज जो आपका संजू जी सुना तो बहुत ही, यानी दिल को छू गया, और दिमाग में भी असर हो गया। और ऐसा तुरंत ही आने लग गया कि हाँ, इनका ये जो सफरनामा है वो मुझे इसको भेजना, उनको भेजना, उसको भेजना, लिस्ट बनने लग गई मेरी। यानी कई ऐसे बैठे हैं तो तुरंत ही मेरे अंदर लिस्ट बनने लगी। मैंने कहा, और सच में आपने जो प्रस्तुति की, और अपनी ही कहानी होती है इसलिए कहने और सोचने विचारने अपनी ही जुबानी बोलना है। तो इन्होंने जो टाइटल डाला है, रियली अपने आप ही चलती जाती है अपनी कहानी। और सच मैम में ये, मैंने जी जो है जी कुछ नहीं डाला है, मैंने कुछ नहीं डाला, ये सब पत्री जी का खेला है, वही खेल रहे हैं, हम तो खेलने वाले में से हैं। जी, हाँ वो तो है, आपके पीछे पीठ पे लगे हुए हैं। शाबाशी दे ही रहे हैं आपको। हाँ जी सर। तो सब लोग बहुत ही सब सब लोग अपनी पीठ पे पत्री जी लगा लीजिए, ताकि आप लोगों से कोई गलती भी हो तो हाँ, देखने वाली आंखें आपके सामने है। जी 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 सर। बहुत तो बहुत अच्छा रहा संजू जी आपका, सच में बहुत ही अच्छा जो ये प्रोग्राम लेके आए हैं। सच में हर एक की कहानियों से हमें कुछ ना कुछ तो पॉइंट मिल ही जाएगा। शायद ऐसा हो कि हमें अपना आपकी कहानी सुन करके शायद किसी को ऐसा हो कि हाँ, मेरा भी संकल्प शक्ति बढ़ा है। या हाँ, कोई जो इससे बिल्कुल अनजान है और मैं समझा के थक रही हूँ कि भाई तुम ध्यान में आओ, ध्यान में आओ, ऐसे एक दो बार बोलने को ही कहा है, जबरदस्ती करने को तो हमें मना ही करते हैं मास्टर। पर जो फिर भी नहीं मानो, मैं सोचती हूँ चलो इनसे भी कभी भेजेंगे इनका भी वीडियो, तो प्रेरणा मिल जाएगी। तो भाई देखिए यानी हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा तुरंत ही। ऐसी आपकी कहानी है। बहुत अच्छा मैडम, भाई बहुत देखिए अच्छा लगा। जी देखिए देखिए ऐसा है ना कि हम हमारा काम किया है लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाना। जी हमारा काम किया है कि लोगों को लेके एक प्लेटफॉर्म में आना। अब जी अगर हम सब लोगों को बोलते हैं और सब लोग आ जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। और ना ऐसा हाँ हुआ है, ना ऐसा हुआ है। लेकिन अगर हम इस वीडियो के जरिए अपनी कहानी अपनी जुबानी की जरिए उन लोगों तक ये पहुंचा दे कि लो इसको देख लो बस, और कुछ हाँ नहीं जी, करना है, इतने मिनट की है, इसको आराम से शांति से बैठ के देख लो। देख और लो। जिस चीज को जो प्रॉब्लम हो वो वाली वीडियो उसके पास आप भेज दो, हाँ वो बिल्कुल। जी, अपने आप आपके पास खिंचा चला आएगा। हाँ जी, हाँ जी। वो अपने बहुत आप ध्यान के रास्ते में आ जाएगा। हाँ, और हर एक किसी का जो अभी तक मैं सुनती आ रही हूँ, संजू जी जो इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है, कई जुड़े हैं तो किसी को किन्हीं की खोज आध्यात्मिक रही, उसके बीमारी कुछ भी नहीं थी, किसी के अलग तरह की खोज थी। यानी हर किसी के में से कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है अगर हम किसी को भी ये वीडियो भेजें तो बहुत अच्छा प्रोग्राम बन रहा है ये, बहुत अच्छा। मेरा मैम इसमें मेन था कि जो मैंने हेल्थ इश्यूज जो पाए, क्योंकि हाँ गजब। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि किसी के बच्चे आईआईटीएन हैं, किसी के बच्चे डॉक्टर हैं, किसी के बच्चे इंजीनियर हैं। लेकिन जब मैं अपने आप को देखती थी तो मैं कहती थी कि मैं सब तरफ से मैं संपूर्ण थी, सब तरफ से संपूर्ण थी, लेकिन हेल्थ के बिना मैं क्या करूं? और हेल्थ जी के साथ रिलेशंस थे, तो रिलेशंस को भी मैं कैसे फेस करूं? क्योंकि मेरे अभी भी जो मुझे ये, मैंने आपको बताया कि लास्ट के जो 10 साल जो मेरे थे, 36 से लेके जो मेरे 48 तक जो 12 साल थे, इसमें जो मुझे अपने ही रिलेशन से मुझे जब पीड़ा मिली, तो जो एक तो बीमारियां थी ही, ऊपर से जो पीड़ा मिली, उस पीड़ा से मैं निकली कैसे?
क्योंकि डिप्रेशन में तो चली गई, डिप्रेशन में जाना तो आपको रोज सोने के सुनार की, कैसे सुनार जो होता है एक छोटी छोटी चोट मारता है, तो इसी तरह जब आप बीमार रहते हो ना, तो आपको बाहर के लोग भी छोटी छोटी चोट मारते हैं, फैमिली वाले, हस्बैंड वाले, सास ससुर बच्चे, कि छोटी सी चोट मार देंगे, एक शब्द कह देंगे, अरे आप तो बीमार ही रहती हो। चाहे आप कितना कहीं भी कुछ होगा तो अरे आप रहने ही दीजिए। जबकि मैं जॉब भी करती थी, मैं, मेरा पार्लर था बहुत अच्छा, मैं काफी बहुत, मैंने 20 साल मैंने पार्लर किया, इतनी इतनी एज नहीं थी, उससे ज्यादा मैंने काम किया था, अर्निंग्स अच्छी होती थी, अपने बच्चों के लिए मैंने बहुत कुछ किया। लेकिन बच्चों को भी लास्ट में यही लगता था, मम्मी आपको ना एक बीमारी हो गई है कि किसी की बात को भी बस पल्ले में बांध लेती हो, फिर आप उसको सोचती रहती हो। मैं मतलब थॉटलेस नहीं हो पाती थी, एक किसी ने कह दिया तो वो मैं, मेरे अंदर रात भर चलता रहता था, नहीं नहीं ये क्यों कहा, मैंने तो कभी किसी को कहा ही नहीं। और हाँ, मेरे एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि जो मैं इतने सालों से जो दबी रही थी, इतने सालों से, तो वो क्या था कि पिछले से पिछले साल अप्रैल की बात है, पिछले अप्रैल की बात है, इस साल को छोड़ के उसमें क्या हुआ, मैंने कभी अपने इन लॉज को, बहन को, भाई को कभी भी मैंने जवाब नहीं दिया, किसी को ना तो मैं कहती ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि दीदी इतने पैसे चाहिए, तो मैं ठीक है भाई देखती हूँ मैं, दीदी आज यहाँ आ जाना ऐसा है, ठीक है मैं देखती हूँ। हस्बैंड को भी, जो भी कभी शॉपिंग के लिए लेके जाते थे, छोटे छोटे टिप्स मैं बता रही हूँ इसलिए कि ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जो मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला कि चलो आज मुझे ना इस बार बोनस मिला है, तुम चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ दिला देता हूँ। मैं थोड़ा पहले घर को देखती हूँ बाद में अपने आप को, तो मैंने कभी हस्बैंड से कभी कोई डिमांड नहीं रखी कि मुझे ये चाहिए। तो हस्बैंड ने एक दिन मुझे बोला कि मुझे ऐसे ऐसे पैसे मिले, चलो मैं तुम्हें कड़े दिलाता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, इतने पैसे कहाँ से आए। तो बोलते चल रही है तो चल, नहीं तो फिर उसके बाद में मैं तुम्हें कभी नहीं दिलाऊंगा, बाद में नहीं बोलना कि मुझे दिलाया नहीं। तो मेरे अंदर क्या रहता था, नहीं पहले फर्स्ट घर है, पहला घर है, क्योंकि मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं, पढ़ाना है लिखाना है, तो बैंक में बैलेंस रहना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे जब जरूरत होगी कंगन की तो मैं देख लूंगी, लेकिन अभी मेरे बच्चों के लिए मुझे चाहिए। तो मैंने मना कर, हस्बैंड को एक दिन मैंने ऐसे ही पूछा कि क्यों आप कह रहे थे कि कंगन, कहाँ से पैसे आए, क्योंकि मुझे तो पता है कि कहाँ कहाँ से आ सकते। तो उन्होंने फिर बताया नहीं, धीरे से एक पॉइंट दिया कि ऐसे ऐसे वहां से आए थे, और अब तो ऊंट बैठ गया पानी में, अब नहीं मिलने वाले तुझे कंगन। तो मैंने कहा नहीं मुझे चाहिए भी नहीं। तो धीरे धीरे इन लॉज की तरफ से भी मेरी फैमिली में प्रॉपर्टी के पीछे बहुत बड़ा इशू हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, छोटे बच्चे की तरफ सारा रुझान किया, और हमें एक तरफ से बोला कि तुम्हारी जॉब है, तुम उसी में बहुत कुछ है तुम्हारे। तो वो मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेस लेके चली गई मैं उधर। फिर दूसरा ये था कि मैं जो 100% देने वाली थी, 100 से भी मैं 200 देती थी। मैं कहीं भी, जब मैं बंगाल में रही, मैं महाराष्ट्र में भी रही, मैं यूपी में भी रही, आगरा में, चंडीगढ़ में या नागपुर में। तो मेरा क्या था, जब भी किसी ने मेरे को हेल्थ इशू बोला तो मैं क्या कहती थी कि ठीक है मैं आती हूँ आप लोगों का, मैं अपने बच्चों को भी देख के, छोड़ के, उनके लिए अरेंज करके मैं उनके पास चली जाती थी हेल्प के लिए। उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी फाइनेंशियल मांगा तो मैं चली गई। तो फिर भी एक दिन उन्होंने क्या कहा कि तुमने दिया क्या, किया क्या। अब जो मैं ध्यान में आ ही चुकी थी, तो ये पिछले साल हम लोगों की मीटिंग हुई घर में, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। पिछली बार जब मीटिंग हुई तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि संजू चलो पापा की तबीयत खराब है और तुम थोड़ा सा देख लो। चलते, वहां जाके जैसी बातें होने लगी तो मेरे को बोलते हैं कि तुमने किया क्या है घर के लिए। अब तो संजू का जो कॉन्फिडेंस था और जो सज्जन सांगत्य का असर था कि भाई जब अगर आपने किया है तो उसे बताओ ना। मैंने पिछले 35-36 साल से कभी किसी को कहा ही नहीं कि मैंने तुम्हें क्या दिया है, जबकि मैं उनको अपने से ज्यादा उनको देती थी। इन लॉज को उनकी कोई भी ट्रीटमेंट होता तो मैं करती थी। उस दिन पता नहीं क्या था, मैं कहती कि पता नहीं कौन सी एनर्जी आई मुझे, मैंने उनको सीधे सीधे एक एक वर्ड में एक एक चीज गिनाई, और जो कभी मुझे याद ही नहीं रहती थी मैंने उनको बड़े प्यार से बोला। मैं कहा देखिए जब आपको जरूरत थी मैं यहाँ थी ना, मैं 11 साल बिना हस्बैंड के एक साथ में तुम लोगों के लिए यहाँ थी। मेरे हस्बैंड जो भी कमाते थे तुमको देते थे, मैंने जरूरत पड़ी तो मैंने अपनी अर्निंग्स खुद की, अपने बच्चों के लिए मैंने कमाने के लिए खड़ी हो गई। तो मैंने क्या नहीं दिया तुम्हारे इन लॉज को, मैं बोल रही थी आप लोगों ने प्रॉपर्टी के लिए, मैंने कहा कि मैंने तब भी अपने आप को सरेंडर कर दिया, चलिए जो कर रहे हो कर लो, लेकिन अब ये नहीं सुनूंगी कि आप
को कि मैंने क्या किया या मेरे हस्बैंड ने क्या किया। मैंने इतनी बोल्डली उनसे सब जब कहा था, क्योंकि घूंघट में रही, कभी मैंने उनसे बात ही नहीं की थी कि हाँ भाई ये मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि शर्म, पहले हमारे यहाँ क्या था कि नहीं बोलते तो नहीं बोलना भाई, बड़े हैं। तो आजकल की नई बहुएं सब बोल रही हैं, तो मैंने कहा कि आज मेरा बोलना बनता है। जब मैंने उनको एक एक बात बताई, उस दिन के बाद से आज तक घर वाले कोई ये नहीं कहता कि हाँ संजू अब बोल नहीं सकती और अपना बता नहीं सकती। इतना कॉन्फिडेंटली मैंने सबको इतने अच्छे से किया। आज वो सब लोग समझ गए हैं कि अब इससे टकराना हमारे बस की नहीं है, बहुत हो चुका है। तो इसलिए ये कॉन्फिडेंट भी इसी की वजह से आया है, ध्यान से ही मैं अपने आप को बैलेंस कर पाई। और आज मेरे को कोई ये नहीं कहता कि हाँ भाई तुमने ये गलत किया। मैं कहा अगर मैं गलत हूं तो अब आप बता दीजिए। तो बोले नहीं यहाँ पे तुम ठीक हो, यहाँ पे ठीक। तो ऐसी चीजें हमें ध्यान से आई हैं। और रिलेशंस भी, हस्बैंड को भी जैसे कभी कुछ भी होता था तो ये पहले भी इमोशनली मुझे बहुत ब्लैकमेल करते हैं सभी लोग मुझे, क्योंकि इसको अगर अपनी वीकनेस बता दो तो ये रो के दे देगी फट से। अब ये था कि नहीं, अब आप भी अपना करो, मैं कब तक तुम्हारे चूल्हे में लकड़ी डालूंगी, क्योंकि एक दिन तो चूल्हे की लकड़ी तुम्हें खुद को अपनी डालनी ही पड़ेगी। अपनी ही सांसों के साथ में अपनी रेल चलाओ। तो तब उस दिन से फिर मेरे को एक पता चल गया, अपनी रेल खुद दौड़ाओ। तो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे मेरे पास हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। गार्गी माँ कुछ कहना चाह रही हैं? थैंक यू। कल भी मैंने सुना था ममता के वहां आए थे, आप ही आए थे ना? जी। जी मैम। हाँ, तो कल भी मैंने सुना। कल से मैं भी है ना चलते फिरते, जैसे आपने कहा ना सांस पे ध्यान दो, तो दे जी रही हूँ। अभी मैं नहाने गई तो भी मेरा ब्लड प्रेशर हो रहा है 2-3 दिन से। मेरे को कभी हुआ नहीं, अभी 3-4 दिन से चल रहा है। तो कभी मैं लेटी हुई थी, मैं ऐसे फोन टच किया तो आप आ गए। मैंने कहा देखो, मेरे मन में था कि इनका मतलब मैंने सुना, मेरे को अजीब लगा भी। हाँ सही है, सुनना चाहिए मैम ध्यान। आप मैम पैर पानी में डालिए और अर्थिंग करिए थोड़ा ज्यादा से ज्यादा, क्या करें? ग्राउंडिंग करिए, ग्राउंडिंग अच्छा ग्राउंडिंग। हाँ, अच्छा। मतलब मिट्टी में चलिए और पानी में अपने पैर को रखिए। और हाँ अपने हाथों को भी आप जितना हो सकता है तो मिट्टी के संपर्क में रखेंगे तो बीपी थोड़ा सा नॉर्मल होने लगेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, पेड़ों को टच करिए, यही हमारे तत्व है ना। मैम आप म्यूट हो गई हैं। बहुत अच्छा सुन के ना, हाँ जी मैम, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगा सुन के। आई थी, मेरे को हुआ नहीं बीपी अभी। 3-4 घुटनों में तो होता है, प्रॉब्लम है, शिरा रखा है। पर मैं 3 बाद ही आई थी, बेटी आई हुई थी, तो कल मैंने सुना। मेरे का आपका बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मैं, या आज मैंने ऐसे ये बात से ना आप आगे मन में था ना आपके लिए कि देखूं सुनूं कहाँ पे आ रहा है। ममता मैडम कह रही थी डालूंगी। बीपी मैम कुछ नहीं होता। बीपी एक हम लोगों का ही, जो हमारी सांसें तेज आना और सांसें धीरे आना, धीरे आना मतलब ज्यादा लो होता जा रहा है, और तेज आने का मतलब है अब ये ऊपर जाने वाला है। तो बस हमें यहीं पे ध्यान रखना है, सिर्फ धीरे 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 धीरे। और नमक आप कम कर दीजिए, बिल्कुल हो सकता है तो 0 कर दीजिए। और सांसों को सिर्फ यहीं पे देखते देखते धीरे धीरे आप उसको कनेक्ट हो जाएंगी ना, तो आपकी सांस धीरे धीरे बैलेंस होने लगेंगी। और अर्थिंग करिए थोड़ा सा, जैसे हम लोग टाइल में चल रहे हैं, कारपेट पे चल रहे हैं, हाँ हाँ। अर्थिंग नहीं मिलती है। ग्राउंड में जाइए, घास में जाइए, नहीं तो मिट्टी में जाइए जरूर। मैम आप फिर रो। म्यूट हो गई। अनम्यूट करिए मैम। प्रोग्राम का वो चला गया क्या? अनम्यूट। हाँ अनम्यूट हो गई है। वीडियो ऑफ हो गया आपका? हाँ आ गया। फोन आ गया बीच में, डिस्टर्ब कर, फोन बीच में आ गया। अच्छा सॉरी। अच्छा। अभी जाती हूँ, मैं इसको घूमती हूँ। आप घर इधर में भी आते आप हैं? थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा नंगे पैर चलिए। घर में भी जैसे आप कमरे में हैं, इधर उधर हैं, घर में भी आप नंगे पैर इस चलेंगी टाइम ना तो रोज उससे आते भी हो क्या? फर्क पड़ेगा। सुन ही नहीं हाँ हाँ हाँ। सरोज मैम आ गई। मैम आ गई। मैम मैम कहाँ है? कहानी हो गई और मैम आई है। मैम अनम्यूट करिए। सरोज थैंक यू मैम। मैडम, थैंक यू।
अगर और किसी को कुछ पूछना हो मैम से तो आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। नीरज जी, सोनी जी, किरण जी, भारती जी। जी आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर में बात है। मैम मेरे अंदर भी जैसे आपने बताया, जैसे ऐसे मतलब भाव आते हैं, जैसे कि आपने कहा कि पुरानी बातें याद आती है जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो अंदर से फिर वो अंदर से ऐसा लगता है कि हम बेवकूफ बन के रहते रहे भी इतने टाइम से मतलब कि उन्होंने हमारे जो करा, अभी भी मतलब मन में कई बार उनके लिए आता है कि ऐसा उन्होंने मेरे साथ ही क्यों करा, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था। तो वो फिर लो उसमें चली जाती है, फ्रेंडशिप में, मतलब फिर वो हाई करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, मतलब वो अपसेट से हो जाती हूँ जो याद आती है, क्योंकि जब भी मेडिटेशन बैठते हैं ना, तो जितना भी हमारे को दुख मिला होता है या जितनी परेशानी, वो सब निकल निकल के आती है उस टाइम पे। यस मैम, सब मैम मूवी की तरह चलती हैं हमारे सामने। तो क्या करना है ना कि मैंने जो अभी अपने ऊपर किया कि लिख दिया और जला दिया। जैसे ही पहली बात तो जैसे ही वो थॉट आया, एंजल्स को कॉल किया, पत्री सर को कॉल किया, महावतार बाबा जी कॉल करो और सबको डिलीट करो, जाओ भाई अब नहीं चाहिए हमें। जब हम उसको स्ट्रांगली कहेंगे ना कि लेट गो, तो उन्होंने होना ही पड़ेगा। ये मैं 6 ईयर से यही करते करते अब मुझे लग रहा है 1 साल हो गया है कि अब मैं थॉटलेस हो गई हूँ। अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ सही चीज है, मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ी हूँ, सबके साथ खड़ी हूँ, लेकिन कोई किसी की बात है उसको मैं अपने ऑरा में नहीं आने देती हूँ। अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग बना ले कि वो सामने वाला अपने आप ही जय माता दी करेगा। वो हमारे सामने वो जरूरत ही नहीं कर पाएगा कि अब हमें वो कुछ दे जाए, हमसे लेके जरूर जाएगा। मतलब लिख के अपना उसको और फिर जला दो अपना। चला दीजिए यूनिवर्स में, जाओ अब मुझे चाहिए ही नहीं तुम। जो भी नेगेटिव थॉट आए थे वो जाओ भाई, हमको नहीं चाहिए। और मास्टर्स को कॉल करके रखिए अपने आसपास, अपनी ऑरा को स्ट्रांग बना लीजिए। जब हम अपनी ऑरा को स्ट्रांग बनाएंगे तो सामने वाले की तो हिम्मत ही नहीं है कि कोई हमें दे जाए। जैसे तेल आप लगा लीजिए बॉडी पे और फिर उसके बाद आप पानी डालिए उसके ऊपर, नहीं, कितना भी जैसे जो ये मतलब मेरे साथ जो हुआ, जो भी मेरे साथ मतलब हुई, तो कुछ पंडित वगैरह से जैसे मिलते रहते थे, तो मुझे लगता है सब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी इसी वजह से आई है, या उन्होंने मुझे परेशान करा, ऐसा मन में आता है कि उनकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, कि जबकि ये हमारे कर्मा जी कहते हैं आगे कुछ ना कुछ। बिल्कुल। अभी रिसेंटली मैम मेरे साथ में एक बहुत मिरेकल हुआ था। ये ध्यान में आने के बाद ही, ये प्रबोध सर की क्लास के साथ में हुआ था मेरा। क्या हुआ कि मैंने गणपति अपने घर में बिठाए, विसर्जन किए, और मुझे थोड़ा सर्वाइव, देखिए नर्व्स की प्रॉब्लम है तो आप, मैं कोई दवाई तो खा ही नहीं रही हूँ। तो मैंने क्या किया, मेरे हस्बैंड बोले तुम पीछे बैठ जाओ, तो मैं कहा ठीक है मैं पीछे बैठ। तो L4 L5 अभी मेरा 10-20% रह रहा है, क्योंकि इतना बड़ा अगर ऑपरेशन बोला है तो आपका कुछ तो रह गया। जो तड़प थी खत्म हो गई, लेकिन थोड़ा सा रह रहा है। तो मैं कहा ठीक है, मैं पीछे बैठ गई। तो वहां से मेरे को पेन शुरू हुआ। वो दूसरे दिन वो थोड़ा और बढ़ा, तीसरे दिन करते करते वो विद इन 4 डेज में वो एक्सट्रीम लेवल पे आ गया। जबकि मैं ध्यान कर रही हूँ, डेली ध्यान कर रही हूँ, घंटे मेरे बहुत बड़े हुए, 24 आवर्स मेरा ध्यान में रहती हूँ मैं आजकल, अवेयरनेस के साथ में रहती। तो जब मेरा वो पेन बढ़ता, तो मैंने अपने मास्टर्स को भी फोन किया, जैसे अभी आशीष सर हैं और बाकी हमारी ममता मैम है और जो भी हमारे सीनियर मास्टर हैं। तो मैंने इसी तरह अपने एक भेजा ऑडियो नोट कि मेरे को इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि शायद कर्मा आपके रिलीज होने को है। एक इंटेंशन आई कि अब आपके कर्मा रिलीज होने को है। मैं कहा यार इतने तो अब तक किए थे, इतने सालों से कर्मा ही तो रिलीज कर रही हूँ, कि अभी भी बाकी है। जो इतना और पेन हुआ पूरी फुल हाफ बॉडी में, फिर पैरालाइज अटैक जैसा मुझे हुआ। 3 बार ऑलरेडी हो चुके हैं मुझे पैरालाइज, और मतलब फेस टेढ़ा होते होते फिर वापस लेके आई, सिर्फ ब्रीदिंग से, धीरे 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 धीरे, लेटे लेटे भाई मैं बैठ के नहीं कर पाई। सिर्फ सर से ऊर्जा 100% आएगी। मैंने कहा लेटे लेटे मुझे 30% भी आ जाए ना मैं बहुत है। मैंने वो लेट के ही ऊर्जा ले ली, क्योंकि मुझे खड़े होकर बैठने की हिम्मत ही नहीं थी। भाई जब पेशेंट में आप आईसीयू में ही तो नहीं जा रहे हो, लेकिन पेन में तो कमी नहीं थी। जब हमने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि मैं लेटे लेटे भी अवेयरनेस के साथ में मैं ध्यान कर रही हूँ। एक एक मास्टर को मैं यूट्यूब पे सुनती थी, संपा मैम को, एक हमारी शुभांगी मैम है वो है, दीप्ति नाडेला मैम है, सबकी मैं वीडियो सुन रही हूँ, लेकिन लेटे लेटे कर रही हूँ। पैर क्रॉस भी किए, हाथ भी पकड़ लिए, लेकिन लेटे लेटे। तो करते करते जब मेरे अंदर ये एक जुनून सा आ गया ना कि अब मुझे ये चाहिए ही नहीं,
मैंने 20 दिन मैंने वो किए। 20 दिन के बाद में जब लास्ट डे जब हुआ, तो मैंने ये जो हमारे एक ग्रैंड मास्टर है प्रभु सर, मैंने जब उन्होंने कहा फिर मुझे कि आप जिस दिन यहाँ से जाओगी ना, उस दिन आप अपनी शेयरिंग ऐसे करने वाली हो ना कि पूरा देश के दुनिया देखेगी। और रियली मेरा ये हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा था ऐसे ध्यान कर, क्योंकि डांसिंग और लाफिंग वॉकिंग सर डेली नाइट को भी वॉकिंग मेडिटेशन कराते। फायर मेडिटेशन, कैसे अब लोग किचन में खाना बना रहे, तो किचन में खाना बनाते बनाते भी मेडिटेशन सिखाया, हमने सीखा। ये प्रभु सर के क्योंकि कुछ घर कुछ में अगर जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, काम में लगे होते हैं, जैसे आप ये बता रही हैं, ये किचन वाली में, बात सही लगी मुझे कि कहीं भी मेडिटेशन कर सकते हैं, कितना भी आपने किचन में खाना बना रहे हो ना, तो आप फायर मेडिटेशन करो। वो कैसे करते हैं? किचन की जो अग्नि देव है उनको देखो, जो बल्ब जल रहा है उसको, लाइट को, उसको धीरे से देखो और अपनी सांसों को देखने लगो, फिर आंखें बंद करके सेकंड्स में। तब तक मसाला भुन रहा है, तब तक आप अपनी सांसों को देख लो। तो क्या हो गया, फायर मेडिटेशन। वाटर मेडिटेशन कैसे, कि आप पानी में बर्तन धुल रहे हो, धुलते धुलते भी आपने अपने हाथों को देखते देखते आप उसमें भी मस्त हो जाइए अपने सांसों को। 30 सेकंड का, आप 1 मिनट का मेडिटेशन मैं अभी कराती हूँ। आंखें बंद करिए आप सारे लोग, 1 मिनट का मेडिटेशन। गहरी सांस, धीरे धीरे रिलैक्स, हेड टू टो लेके जाएंगे अपने सांसों को, ध्यान को देखते हुए। रिलैक्स, नीचे से ऊपर की ओर। थर्टी सेकेंड लेफ्ट, अपनी सांसों के साथ अवेयर। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। 5 4 3 2 1 0। अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे, धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे स्माइल के साथ। थैंक यू। देखिए फिर आई हुए थॉटलेस, क्योंकि जब हम 1 मिनट का मेडिटेशन करते हैं ना, जब हम एक गहन ध्यान में जाएंगे, तो वो एक अलग है, हमारा एक मंजिल अलग है। और लेकिन जो हम 1 मिनट का करते हैं, वो हमारा इंस्टेंट हमको एनर्जी देने वाला बनेगा। सांस को तुरंत देखिए और तुरंत अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए। बीपी, ये जो भी है, सब बीमारियां हमारे हम ही ने पाली है और हम ही ने भगानी है। तो ये जो हमारे सर धीरेन्द्र सर हैं, गोली को गोली मारो, तो वो इसीलिए कहते हैं कि गोली को गोली मारो। तो ये ऐसे ही गोली मारी जाएगी, हम अपनी सांस से ही तीर चलाएंगे, इसी से तलवार, और इसी से शून्य की अवस्था में आ जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बढ़िया। मेरा तो पूरा दिन कंप्यूटर के आगे ही बैठा रहता हूँ। सुबह 10 बजे 9 बजे खुल जाता है, अब रात को 1 1:30 बजे बंद होता है डाउन। और जितनी देर बैठता रहता हूँ, से मैं अपना ध्यान अपनी सांसों पे ही रखता हूँ, बाकी काम अपने आप होते रहते बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी काम अपने आप होते रहते हैं। मैं जहां भी जाता हूँ, जिधर जाता हूँ, मेरी सिर्फ सांसें जो है यहाँ से शुरू होती हैं और यहाँ पे रहती हैं। बिल्कुल। सारा प्रेशर यहीं पे है। और इतना प्रेशर कभी कभी होता है जैसे किसी ने पत्थर रख दिया और कई बड़ा 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 बड़ा, इतना प्रेशर रहता है यहाँ पे, बहुत प्रेशर है। अभी परसों तो ये था रात को 9:30 बजे, कल था ना मनीषा का, मनीषा का कल था, रात को 9:30 बजे 9 बजे इतना तेज प्रेशर बना है, मुझसे बैठा नहीं गया। मुझे ऐसे लग रहा नींद आ रही है, मैं अपना बंद करके चला गया बेड पे। और 1 घंटा मेरा कहाँ निकला है, उसके बाद मैं कब सोया हूँ मुझे खुद नहीं पता। इतना तेज यूनिवर्स एनर्जी आ रही थी अंदर सर अब आप कि इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं जनता के लिए, तो ये तो आनी ही है। बहुत बहुत एक्सट्रीम में यूनिवर्स एनर्जी कल आ रही थी। ये बारिश जबकि तो
जबकि जो है कि मेरा मतलब लॉ ऑफ मेरा जो एवरेज था वो करीबन 2 घंटे 2.5 घंटे का हो गया था, और दिन में मैं 4 और 5 बार करता था। रात को तो खास तौर से करके सोता था, जब ये काम नहीं करता था तब की बात कर रहा हूँ, मतलब 1 डेढ़ महीना पहले की बात। और जब से ये काम शुरू हुआ है तब से वो अरे जो इसमें आवाज 4-5 कैसे दफे आई? था वो बंद हो गया। ग्रुप में आ रहा है, आवाज बंद हो गई। नाना जी बीच में फोन करने लगे, सब्जी कौन सी लो, सब्जी मैंने डिस्टर्ब कर दिया। वो जो है बंद हो गया। अब क्या है कि अब जितने सेशन होते हैं उसमें जितनी देर का मेडिटेशन होता है वो मेरा दिन भर में होता है। रात को 1 डेढ़ घंटा अपना पर्सनल रहता है, चाहे वो 1 बजे बंद हो, चाहे 12 बजे बंद करूं, चाहे 10 बजे बंद करूं। मैं कर लिया जो वो करके मैं पत्री जी को हवाले, नमस्ते, कल सुबह क्या करना है मुझको बता दीजिएगा, और जय पत्री जी, जय हो जाता, जय हो, थैंक यू सर, जय हो। थैंक यू और आपके मुंह से बहुत अच्छी चीज निकली है, बताइए क्या। सर। पता नहीं, मुझे तो मास्टर ही कह रहे हैं जो कह रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कह रही। नहीं तेरा साइलेंट कर देना, अभी ठहर जा बना लेते हैं। वीकली सेशन की तैयारी कर मैं लीजिए, धूप में शिव जाना पुराण ना, आपने धूप में। बोल दिया है, जी सर, जी सर। 12:30 हो गए ना। आपने शिव पुराण बोल बजा दिया के है। हाँ, वीकली इसमें सेशन की बना लेते तैयारी कर करूंगा। लीजिए, और स्वाध्याय शिव पुराण लेना शुरू कर दीजिए यहाँ पे। जी सर, जरूर सर। और फिर तब तक सरोज जी का सेशन आ ही जाएगा। हम ना छोड़ेंगे, हम साथ ही चलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ए वंडरफुल सेशन, वंडरफुल स्टोरी। अपनी कहानी अपनी जुबानी। आप लोग भी आइए सब अपने अपने कहानी लेके एक ध्यानी का सफरनामा में। ध्यान साधना और ब्रह्मज्ञान की टीम मुझे बनते हुए अब नजर आ रही है। ये आप ही लोगों को चलाना है, निकालना आप ही लोगों को उसको बनाना है, नहीं, आप ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है इस वीडियो को। निकालना। ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए वीडियो को, सब लोगों को लेके आइए। एक भी ध्यानी बचना नहीं चाहिए अपनी कहानी सुनाने के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आज शाम को रात को 9:30 बजे आइए, डॉक्टर संतोष जी आ रही हैं फ्रॉम यूएसए। आइए, उनका सेशन सब लोग अटेंड करिए, और अपने साथ एक जने को नए को लेके आइए। ये संकल्प ले लीजिए, हर बार जब आएंगे एक जना नया साथ में होना चाहिए। 7 days 7 person, एक जना आपके साथ आएगा। थैंक यू थैंक यू सर। तथास्तु। सबको। Yes. तथास्तु। शिव पुराण की तैयारी कर लीजिए बहुत जल्दी। जी सर, मैं अभी थोड़ा जैसे ही मेरे प्रोग्राम का होते हैं तो मैं आपको जरूर बताती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Yes.